हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन एक कंटिन्यूएशन सेशन है ऑफ अवर चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को, उनकी डिस्कवरीज और उनके फंक्शंस को। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हम अपने आज के सेशन को, जो कि एंटायरली बेस्ड होने वाला है ऑन द वेरियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उनकी डिस्कवरीज एंड फंक्शन से रिलेटेड, राइट। तो बिगिन करते हैं अपने सेशन को। सो बच्चों, क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स? सबसे पहली चीज, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम लोग प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी बुलाते हैं, प्लांट हार्मोन्स भी बुलाते हैं, या फिर फाइटो हार्मोन्स भी बुलाते हैं, बिकॉज फाइटो वर्ड का मतलब ही होता है प्लांट। ओके, सो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, फाइटो वर्ड इज रिलेटेड टू प्लांट्स। तो इन किसी भी नाम से आप इनको बुला लीजिए, दे आर गोइंग टू बी दो सब्सटेंस जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, या तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ा देते हैं या फिर उनको इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। ओके, सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का वेरियस कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिल सकता है, अलग अलग कंपाउंड्स हैं ये। तो इनका कॉम्पोजिशन के बेस पे हम इनको इनके केमिकल नेचर के बेस पे 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला जो केमिकल नेचर है, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स। तो इनके पास इंडोल ग्रुप प्रेजेंट होगा, इंडोल रिंग प्रेजेंट होगी, सो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड इंडोल कंपाउंड्स। तो ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑक्जेंस। ओके, तो ऑक्जेंस का जो बेस्ट एग्जांपल आपको यहां मेंशन है, दैट इज IAA, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो कि नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है। ओके, तो इस ऑक्सिन का जो नेचुरल फॉर्म आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये एग्जांपल है ऑफ द इंडोल कंपाउंड। देन वी हैव द टर्पीन्स। तो अनदर सेट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है, दे आर गोइंग टू बी belonging to another chemical group called terpenes। तो terpenes थोड़े से लिपोइडल सब्सटेंसेस होते हैं और उनका बेस्ट एग्जांपल होते हैं द जिब्रेलिक एसिड्स और सिंपली जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिक एसिड का सबसे कॉमन जो जिब्रेलिक एसिड हम पढ़ते हैं, जिब्रेलिन पढ़ते हैं, दैट इज जिब्रेलिक एसिड नंबर 3। ओके, सो आगे हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पर इस रेफरेंस टेबल को याद रखना है। ओके, देन वी हैव अनदर ग्रुप ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एडेनिन डेरिवेटिव्स। तो एडेनिन तो आई होप आप सभी जानते होंगे ना, हमने नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े थे, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। तो प्यूरिन्स में आते थे एडेनिन्स एंड ग्वानिन्स। तो ये एडेनिन जो है वो वही एडेनिन है, दैट मीन्स इट इज अ नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस्ड एडेनिन की ही कुछ डेरिवेटिव्स, उन्हीं के कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स आपको अगेन देखने को मिल सकते हैं कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल वुड बी साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन बेसिकली जिन्हें हम बुलाते हैं N6-फॉस्फोराइल अमाइनोप्यूरिन, जिसका अनदर नेम इज काइनेटिन। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ एडेनिन डेरिवेटिव्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, देन वी हैव some other plant growth regulators जो कि gaseous होते हैं, नेचर गैस के फॉर्म में होंगे, एंड द बेस्ट वन here would be इथाइलिन। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जांपल would be इथाइलिन। इथाइलिन को आप लोग पढ़ते भी हैं इन योर हाइड्रोकार्बन्स, आप इसको नॉर्मली इथीन भी पढ़ते हैं, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑल्सो, ये राइपनिंग करवाता है फ्रूट्स की। ओके, then we have the last category of the chemicals called derivatives of carotenoids। तो कुछ ऐसे भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि प्लांट की पिगमेंट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि आपके पास प्लांट में प्रेजेंट होती है पिगमेंट कॉल्ड कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स के ही डेरिवेटिव्स आपको अगेन देखने को मिल सकते हैं एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और उसका बेस्ट एग्जांपल वुड बी एब्सिसिक एसिड। सो आई होप यू कैन लर्न दीज एग्जांपल्स एंड द नेचर ऑफ द केमिकल दे आर गोइंग टू पोसेस। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और उनके केमिकल नेचर को आपको याद रखना है, ताकि आप इनको रिकॉल कर पाए एवरी टाइम यू कम टू अनदर न्यू प्लांट हार्मोन। सो जितनी बार आप एक नए प्लांट हार्मोन पे आएंगे, आपको उनका केमिकल नेचर याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो बच्चों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कि वो किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अब हो सकता है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा दें, तो ऐसे वाले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम बुलाते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, बिकॉज वो प्रमोट कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ को। तो दे आर
ऑफ फर्दर 3 टाइप्स। तो 3 टाइप के आपको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स देखने को मिलते हैं। दे आर ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, राइट। सो मैंने सभी हॉर्मोन्स के जो चीफ फंक्शंस हैं उनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पर बनाया हुआ है। सो देखिए, ऑक्सिन जो है ना मेजरली एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज टू लाइट। तो वो एक मूवमेंट शो करते हैं टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट या फिर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। तो जो मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू लाइट एज अ स्टिमुलस इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। तो ऑक्सिन चीफली उस फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। देन जिबरेलिन्स जो होते हैं उनका मेजर रोल होता है इन सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन के लिए चीफली रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है दैट इज गोइंग टू बी जिबरेलिन्स। एंड साइटोकाइनिन, जैसा कि नाम बता रहा है, साइटोकाइनेसिस करवाने वाला हार्मोन, यानी कि मोस्टली सेल डिवीजन में जो प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वुड बी साइटोकाइनेंस। तो पहली कैटेगरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, आई होप आपको समझ आए होंगे। देन अदर कैटेगरी में आपके पास आते हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करवा देते हैं, ओके, मतलब उसको रोक देते हैं। तो उसमें आते हैं आपके 2 टाइप के प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स कॉल्ड इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ओके। तो इथाइलिन वो गैसियस प्लांट हार्मोन है जो कि फ्रूट्स की राइपनिंग कॉज करवाता है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होगा दैट इज गोइंग टू बी इथाइलिन। एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड एक ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो कि बेसिकली क्या करता है, जो भी मैच्योर और डेड प्लांट पार्ट है उसको फॉल ऑफ करवा देता है, उसका एब्सिशन करवा देता है, ओके। तो एब्सिशन इज बेसिकली द फॉलिंग ऑफ द मैच्योर एंड डेड प्लांट पार्ट। तो इनके सभी फंक्शंस, जो चीफ फंक्शंस हैं, उनको मैंने यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मेंशन किया हुआ है, ओके। तो आइए अब हम एक एक करके इन सभी प्लांट हार्मोन्स को स्टडी करते हैं। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने पहले प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के साथ, दैट इज ऑक्सिन्स। तो बच्चों, ये जो टर्म ऑक्सिन है ना, ये आता है फ्रॉम अ ग्रीक टर्म ऑक्सीन, और इस ऑक्सीन टर्म का लिटरल मीनिंग होता है टू ग्रो। तो इसका मतलब, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्रोथ करवाने वाला है इन प्लांट्स। तो डेफिनेटली ये एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ही होगा, इजंट इट? ओके। सो बात करते हैं इस प्लांट के हार्मोन की अकरेंस के बारे में। तो अकरेंस के बेसिस पे ये जो प्लांट हार्मोन है दैट इज ऑक्सिन, ये आपको नेचुरली भी अकर करता हुआ नजर आता है प्लांट के अंदर, या फिर आप इसको लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स ये सिंथेटिक भी हो सकता है। तो जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है, यानी कि जो डायरेक्टली आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, उनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे वेरी इंपॉर्टेंटली। तो पहला जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट इज IAA। तो IAA इसका क्या है, द शॉर्ट फॉर्म। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, बिकॉज अक्सर एग्जामिनेशन में जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो अक्सर आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी अब्रीविएटेड फॉर्म्स ही मेंशन होते हैं इन दी ऑप्शंस। यू हैव टू नो देयर फुल फॉर्म्स, राइट। तो साथ ही साथ दी अदर एग्जाम्पल जो कि आपको नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन का देखने को मिलता है दैट इज ऑफ इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है, दैट इज IBA। देन वी हैव सम सिंथेटिक ऑक्सिन्स। तो सिंथेटिक ऑक्सिन्स के एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं। वन इज गोइंग टू बी नैप्थलीन एसिटिक एसिड, दैट इज NaA, ओके। तो आपको याद रखना होगा इसको। एंड देन वी हैव 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ओके। जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एज 2,4-D, ठीक है। और एक और इसी से मिलता जुलता आपका अनदर सिंथेटिक ऑक्सिन है 2,4,5-T, that stands for 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ओके। तो यहां से आप ले सकते हैं, बस डाई की जगह ट्राई लगाना होगा आपको। तो इट इज गोइंग टू बी ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड व्हेन इट कम्स टू 2,4,5-T। तो ये कुछ आपके सामने मेंशन है द वेरियस सिंथेटिक ऑक्सिन्स, राइट। और बात की जाए जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स हैं, वो आखिरकार प्लांट्स के अंदर किस प्लांट साइट में देखने को मिलेंगे। सो जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है ना इन द प्लांट्स, जो नेचुरली अकरिंग हार्मोन्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर ऑक्सिन्स की, तो वो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे इन द ग्रोइंग शूट एंड द रूट एपिसेस। तो जो शूट की एपेक्स है या रूट की एपेक्स है, उनके अंदर आपको देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन हमेशा आपको प्लांट की टिप्स पे फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, आइदर द शूट टिप और द रूट टिप। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज ऑक्सिन। तो ऑक्सिन की डिस्कवरी की अगर हम बात करें बच्चों, तो ऑक्सिन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है टू फादर एंड सन
चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन को, राइट। तो ये जो फादर एंड सन चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन थे, दे वर वर्किंग ऑन द कोलियोप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास। तो एक मोनोकॉट प्लांट है विच इज द कैनरी ग्रास, जिसके कोलियोप्टाइल पे वो वर्क कर रहे थे। तो ये है वो कोलियोप्टाइल, ओके। तो ये जर्मिनेटिंग सीड है जिसका कि आपको ये जो शूट पोर्शन है उसकी एक शील्ड नजर आती है, दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। अब इस कोलियोप्टाइल पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। आइए देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म किया उन्होंने। तो सबसे पहले उन्होंने इस इंटैक्ट कोलियोप्टाइल को एक यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट से एक्सपोज किया। सो दिस इज योर यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट। अब व्हाट इज यूनिलैटरल? यूनि मतलब होता है वन एंड लेटरल मतलब होता है साइड। मतलब इस पर्टिकुलर कोलियोप्टाइल को उन्होंने एक ही साइड से आ रही लाइट से एक्सपोज किया। दिस वॉज द एक्सपोजर टू द यूनिलैटरल लाइट। सो जब उन्होंने इसको एक्सपोज किया टूवर्ड्स दिस यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट, तो उन्होंने देखा ये जो कोलियोप्टाइल था वो ऐसे बेंड कर गया टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। तो यानी कि ये जो कर्वेचर आया, दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय दिस फादर एंड सन। ठीक है, ओके। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। तो उन्होंने इस बार क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस इंटैक्ट कोलियोप्टाइल की टिप को ही रिमूव कर दिया। तो उन्होंने कर दिया इस पर्टिकुलर कोलियोप्टाइल को डीकैपिटेट, मतलब उसकी टिप को ही रिमूव कर दिया, उसकी कैप को ही रिमूव कर दिया। ठीक है, तो डीकैपिटेट किया उन्होंने इसको। तो यहां पर उसकी जो एपेक्स थी दैट हैज बीन एक्साइज्ड, इट हैज बीन रिमूव्ड। नाउ अगेन इस पर्टिकुलर डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल को उन्होंने एक्सपोज किया टू द यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट। इस बार उन्होंने देखा कि यहां पर जो डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल था वो बेंडिंग नहीं शो कर रहा था टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। सो दे वर क्वाइट सरप्राइज्ड कि भाई ऐसा क्यों हुआ। सो व्हाट दे डिड इज, इस बार उन्होंने वापस से अपना इंटैक्ट कोलियोप्टाइल को लिया एज देयर फ्रेश मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। तो फिर से उन्होंने एक फ्रेश कोलियोप्टाइल को लेकर उसकी कैप को, यानी कि उसकी जो टिप है उसको कैप कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ शील्ड। तो एक शील्ड यानी कि एक ऐसे सब्सटेंस की मदद से उसको ढक दिया ताकि जो लाइट आ रही है फ्रॉम वन साइड वो उसकी टिप तक ना पहुंच सके। सो दिस वाज द शील्ड, ओके। तो उन्होंने क्या किया, देखिए यहां पर वो फ्रेश कोलियोप्टाइल के टिप को एक शील्ड से कवर कर दिया ताकि जो यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट है वो इस टिप तक ना पहुंच पाए, किसके, कोलियोप्टाइल की टिप तक, राइट। और वो इस शील्ड से टकरा के वापस चली जाए, बट इट शुड नॉट रीच द टिप। तो अगेन जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा, सो व्हाट दे फाउंड वाज कि अगेन योर कोलियोप्टाइल वाज नॉट बेंडिंग टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। तो इन सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इस फादर और सन की जोड़ी ने ये कंक्लूड किया कि इस कोलियोप्टाइल की टिप वाले रीजन में देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि इस पर्टिकुलर कोलियोप्टाइल की बेंडिंग को प्रमोट करता है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। सो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन इन द डिस्कवरी ऑफ द ऑक्सिन्स। तो बच्चों जब भी बात आती है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन्स, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है, दैट इज ऑफ F.W. वेंट। तो F.W. वेंट जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन है, इनका कंट्रीब्यूशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ऑक्सिन्स डिस्कवरी, बिकॉज ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सिन को फ्रॉम द कोलियोप्टाइल ऑफ ओट्स सीडलिंग। तो ओट्स इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट ओट्स पे परफॉर्म किया था जिसका कि साइंटिफिक नेम है अवीना सटाइवा। तो इनका नाम मैंने आपको क्यों दिया है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्यों मेंशन किया है, आई टेल यू इन अ मिनट, बिकॉज ये आपको काम आने वाला है। सो ओट्स की सीडलिंग पे वर्क करते टाइम उनके कोलियोप्टाइल से इन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट किया था। सो दैट इज व्हाई इनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं कैसे ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे ऑन द ओट्स सीडलिंग। तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन द कोलियोप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास। इन्होंने वर्क किया था ऑन दी ओट्स, राइट। तो ओट्स के कोलियोप्टाइल को सबसे पहले इन्होंने किया डीकैपिटेट, मतलब उसकी टिप को कर दिया रिमूव। तो ये टिप हो गई रिमूव, है ना। और याद कीजिए डार्विन ने क्या कहा था, डार्विन ने कहा था कि इन कोलियोप्टाइल की टिप पे ही कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि इनकी बेंडिंग कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, है ना। तो यही वो रीजन है जहां पर कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो उन्होंने सबसे पहले इसी टिप को कर दिया रिमूव, ठीक है। और रिमूव करने के बाद उसको प्लेस किया ऑन अ ब्लॉक ऑफ अगार। तो अगार ब्लॉक के ऊपर उन्होंने इसको प्लेस कर दिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अगार ब्लॉक।
सो जो अगार ब्लॉक है ना, आप जानते हैं अगार इज अ जेलाटिनस सब्सटेंस जो कि अपने अंदर सब्सटेंसेस को क्या करने देता है, डिफ्यूज करने देता है। तो जो भी वो स्पेशल सब्सटेंस इस टिप पर प्रेजेंट था जो कि बेंडिंग करवाता था ऑफ दी कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स द यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट, वो आराम से यहाँ पर डिफ्यूज कर सकता है ना। वो डिफ्यूज करके कहाँ जाएगा, इनटू द अगार ब्लॉक। तो यहाँ से वो सब्सटेंस डिफ्यूज होके आ गया इनटू द अगार ब्लॉक। फाइन, ओके। और जब इस अगार ब्लॉक के साथ इस शूट टिप को या कोलियोप्टाइल की टिप को उन्होंने अगेन प्लेस कर दिया ऑन द डीकैपिटेटेड और द दैट पार्ट ऑफ द कोलियोप्टाइल जिसके ऊपर से टिप रिमूव की गई थी। तो देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, डीकैपिटेटेड पार्ट माना जाता है ऑफ द कोलियोप्टाइल। तो इसके ऊपर जब उन्होंने अगार ब्लॉक कंटेनिंग दी द कोलियोप्टाइल टिप को प्लेस किया, तो अब ऑब्वियसली जानते हैं जो सब्सटेंस यहाँ डिफ्यूज होकर अगार में आया था वो डिफ्यूज होकर नीचे डीकैपिटेटेड पार्ट ऑफ कोलियोप्टाइल में भी चला जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये डीकैपिटेटेड पार्ट में उस सब्सटेंस का डिफ्यूजन देखने को मिला, जिसकी वजह से जब इन्होंने इस ब्लॉक्ड पीस ऑफ कोलियोप्टाइल को एक्सपोज किया टू द यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट, बिकॉज उन्होंने ये जो आकार ब्लॉक है ना वो एक तरह से ब्लॉक प्लेस किया था बिटवीन द टिप एंड द डीकैपिटेटेड पार्ट। तो उन्होंने अगेन जब इसको एक्सपोज किया टुवर्ड्स द यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट, सो ही फाउंड कि यहाँ पर आपको बेंडिंग देखने को मिल रही है ऑफ द कोलियोप्टाइल अगेन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। तो ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि यहाँ पर इवन आफ्टर कीपिंग अ ब्लॉक ये फिनोमिना अकर कर रही है, राइट। नाउ what was done later? तो अब वेंट ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया कुछ मॉडिफिकेशन। इस बार उन्होंने अगेन अवीना की ही शूट टिप को या कोलियोप्टाइल को कर दिया रिमूव। तो एक्सरसाइज किया, उसको डीकैपिटेट किया, तो जो डीकैपिटेटेड पार्ट है वो रिमूव किया और ये जो शूट टिप थी और द कोलियोप्टाइल टिप थी इसको प्लेस किया अगेन ऑन अ पीस ऑफ अगार, राइट। तो जो भी यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था जो कि यहाँ पर पिंक एरो से मेंशन है वो डिफ्यूज होके कहाँ आ गया, इनटू द अगार। तो अगार ब्लॉक के ऊपर आप देख रहे हैं ये पिंक कलर का जो आपको शेड देखने को मिल रहा है, दैट इज बिकॉज वो इंडिकेट कर रहा है कि इस अगार के ऊपर क्या प्रेजेंट है, अब द ऑक्सीजन। तो नाउ इस अगार ब्लॉक को उन्होंने यूज किया टू फर्दर हिज एक्सपेरिमेंट। तो देखिए उन्होंने क्या किया, फर्स्टली इस अगार ब्लॉक को प्लेस किया सिमेट्रिकली ऑन अ पीस ऑफ द डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल। तो देखिए कोलियोप्टाइल जो कि डीकैपिटेटेड था, यानी कि एक ऐसा कोलियोप्टाइल जिसके ऊपर से टिप को कर दिया था रिमूव, इसके ऊपर उन्होंने इस पीस ऑफ अगार को सिमेट्रिकली प्लेस किया। तो सिमेट्रिकली प्लेस करने पे क्या हुआ, जो ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट था वो इक्वली बोथ द साइड्स ऑफ कोलियोप्टाइल पर डिफ्यूज कर गया। तो जब वो दोनों ही साइड्स पर इक्वली जाएगा तो इसका मतलब वो सब्सटेंस दोनों ही तरफ ग्रोथ करवाएगा। तो इसका मतलब थोड़ी देर बाद जब उन्होंने ग्रोथ देखी तो दे फाउंड समथिंग लाइक दिस। तो ये जो लेंथ थी ना ऑफ द डीकैपिटेटेड पार्ट ऑफ द कोलियोप्टाइल वो इंक्रीज कर गई एंड ये आपका जो अगार ब्लॉक है इट वाज केप्ट लाइक दैट ओनली, ओके। बट सेकेंडली उन्होंने क्या किया, इस अगार ब्लॉक को अगेन एक पीस में काटा और उसके बाद उन्होंने इस डीकैपिटेटेड पार्ट के आधे पोर्शन पर ही अपने अगार ब्लॉक को प्लेस किया। मतलब उन्होंने अपने अगार ब्लॉक को एसिमेट्रिकली प्लेस किया, ओके। तो यानी कि आधे साइड पर ब्लॉक रखा हुआ था और आधे साइड पर नहीं रखा था। तो ऑब्वियस है जो साइड पर आपका ब्लॉक प्लेस था, अगार ब्लॉक प्लेस था, वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कहाँ आ गया होगा, टुवर्ड्स द लोअर पार्ट्स ऑफ द डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल, राइट। और आप जानते हैं ऑक्सीजन की आज हम एक्टिविटी जानते हैं कि वो सेल डिवीजन और एलोंगेशन करवाता है। तो अगर सेल बढ़ाएगा, उसका लेंथ इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली इस साइड के जो सेल से जहां पर ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ था फ्रॉम द अगार ब्लॉक वो एलोंगेट किया होगा, और जो दूसरा साइड था सिंस उसने कोई ऑक्सीजन रिसीव नहीं किया फ्रॉम द अगार ब्लॉक वो यहाँ पर शो ही नहीं किया होगा ग्रोथ को। तो इस वजह से क्या हुआ, एक तरफ के सेल बढ़ गए और एक तरफ के वैसे ही रह गए। तो इसीलिए आप देखोगे जो आपका डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल था इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड अगार ब्लॉक एक तरह से बेंड कर गया ओवर द राइट साइड, ओके। तो जिस बेंडिंग हमेशा उस तरफ होती है जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, ओके। तो जिस तरफ ज्यादा होगा ऑक्सीजन ऑब्वियसली वहां पर ग्रोथ ज्यादा होगी और वो इंक्रीज करेगा, और जब इंक्रीज ज्यादा होता है एक साइड पे और दूसरी साइड कम हो तो ऑब्वियसली बेंडिंग हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर आपको बेंडिंग देखने को मिलती है और ये बेंडिंग को हम कहते हैं कर्वेचर, बिकॉज ये एक तरीके का कर्व ही तो है ना। और ये कर्वेचर आपको कहां देखने को मिला था,
ऑन दी अवीना सीडलिंग। इसीलिए ये एक ऐसी एक्टिविटी मानी जाती है ऑक्सिन की जो सिर्फ ऑक्सिन ही परफॉर्म कर सकता है, और एक ऐसा टेस्ट जो कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड परफॉर्म कर सकता है या बायोलॉजिकल कंपाउंड परफॉर्म कर सकता है, जो कि बेसिकली उसका ही आइडेंटिफिकेशन माना जाए। तो ऐसे टाइप के टेस्ट को हम कहते हैं बायो एसे। तो बेसिकली ऑक्सिन का जो बायो एसे है दैट इज अवीना कर्वेचर ओनली। ठीक है, तो अवीना में जो उसकी सीडलिंग में कर्वेचर कॉज करवाया ना, ये सिर्फ ऑक्सिन ही करवा सकता था, कोई और प्लांट हार्मोन नहीं करवा सकता है। इसीलिए द बायो एसे फॉर ऑक्सिन वुड बी अवीना कर्वेचर। तो इस बात को आप याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैंने आपको बताया था द साइंटिफिक नेम ऑफ ओट्स, राइट। तो ये बेंडिंग करवा देता है, ओके फाइन। और यही रीजन है जिसकी वजह से आप देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं ना, वो बेंडिंग शो करते हैं टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्लांट को विंडो के साइड पर प्लेस कर दो और वहाँ से सनलाइट आती है, तो आप देखोगे जो आपका प्लांट है, जो उसका शूट वाला पोर्शन है, वो उस सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बेंड कर जाता है, राइट। उसका रीज़न यही है कि एक्चुअली जो आप जानते हैं ना कि ये जो सपोज एक शूट टिप है, शूट की टिप पे जो प्रेजेंट सेल्स होते हैं, यहाँ पर ऑक्सिन बनता है। तो जो ऑक्सिन है ना, वो हमेशा इस टिप पर सिंथेसाइज होता है और इक्वली नीचे की तरफ ट्रैवल करता है अगर लाइट ऊपर से आ रही है। बट जब भी जिस भी डायरेक्शन से लाइट आती है, उस साइड पर ऑक्सिन का सिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है। तो लेट सपोज अगर लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, तो लाइट अगर इस डायरेक्शन से आएगी तो आप देखोगे ये वाला जो साइड है, इस साइड पर ऑक्सिन का सिंथेसिस कम होने लगेगा। वाइल जो ऑपोजिट साइड था, जिस साइड लाइट नहीं आ रही थी, दैट वाज द डार्क साइड, वहां ऑक्सिन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, जिस वजह से ऑक्सिन अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। और इस वजह से एक साइड के सेल्स जो हैं वो ज्यादा इलोंगेट कर जाएंगे, वाइल दूसरे साइड के कम। इस वजह से आप देखोगे जो प्लांट का शूट है दैट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, एंड दैट इज व्हाई आप कहते हैं जो प्लांट्स हैं, जो उनका शूट है दैट शोज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि जो भी आपके प्लांट का मूवमेंट आपको इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो इसीलिए जो आपके शूट टिप्स होते हैं दे शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, मतलब वो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ ही बेंड करते हैं। अगर वो अवे बेंड करते तो दे मस्ट बी शोइंग द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सिंस वो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ स्टिमुलस कर रहे हैं बेंड अपना, तो दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू बी अ साइन ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसीलिए फोटोट्रॉपिज्म के पीछे जो hormone responsible है that is going to be auxin. So I hope all these things related to the discovery and the functions of auxin is very clear. तो आइए बच्चों, अब हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं वो सारे फंक्शंस को जो कि एक ऑक्सिन परफॉर्म करता है प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहला फंक्शन जो ऑक्सिन परफॉर्म करता है दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन, दैट इज रूट इनिशिएशन इन द स्टेम कटिंग्स। तो अक्सर ही आपने स्टेम कटिंग्स को लोगों को लगाते हुए देखा होगा ना। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेम कटिंग्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने रोज का स्टेम कटिंग लोगों को लगाते हुए देखा होगा, बोगनविलिया का, सिट्रस का, इन पर्टिकुलर प्लांट्स का हम क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं और उसको प्लेस करते हैं इन द सॉइल ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें ओवर देयर। सो ये प्लांट्स तभी तो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे जब वो अपने अंदर रूट्स फॉर्म कर पाएंगे। और रूट्स की फॉर्मेशन अगर आपको इनिशिएट करवानी है तो अगर आप उस स्पेसिफिक स्टेम को डिप कर देते हैं इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑक्सिन, तो आपके रूट्स जल्दी फॉर्म हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई, इसीलिए क्योंकि ये ऑक्सिन जो है वो रूट को इनिशिएट करवाता है विद इन द स्टेम कटिंग्स, इट इज नोन एज रूट इनिशिएटिंग हार्मोन। तो पहला फंक्शन जो है दैट इज रूट इनिशिएशन, और इसी वजह से इसको हम बुलाते हैं रूट इनिशिएटिंग प्लांट हार्मोन। ओके, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपको अगर किसी प्लांट पार्ट में रूट को इनिशिएट करवाना है, सो विच प्लांट हार्मोन वुड यू अप्लाई, योर आंसर शुड बी ऑक्सिन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे सेकेंड फंक्शन को। सेकेंड फंक्शन इज इट सप्रेसेस एब्सिशन ऑफ यंग लीव्स एंड अनराइप फ्रूट्स।
ओके तो जो यंग लीव्स और अनराइप फ्रूट्स होते हैं, बेसिकली हम बात करें प्री मेच्योर लीव और फ्रूट्स की, उनके झड़ने को रोकता है। एब्सेशन मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। तो जो भी प्लांट पार्ट मेच्योर हो जाता है, अगर वो झड़े तो भाई तो इट्स ओके, बट अगर यंग लीव्स या फिर अनराइप अध पके फ्रूट्स भी फॉल करने लगे, झड़ने लगे, तो इसका मतलब वो एक तरह से नुकसानदायक है फॉर द प्लांट और इवन फॉर आवर कमर्शियल पर्पस ऑल्सो। अगर आपके आधे पके हुए फ्रूट्स ही गिरेंगे और अगर वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाएंगे तो उनकी प्री मेच्योर फॉलिंग जो है आपकी यील्ड को या आपके कमर्शियल गेन्स को नुकसान दे सकती है ना। तो उसको अगर आपको रोकना है तो यू हैव टू अप्लाई ऑक्सिन। तो ये बेसिकली सप्रेस करता है एब्सेशन को, यानी कि एक अनमेच्योर या आप कह सकते हो प्री मेच्योर लीव्स और फ्रूट्स के फॉलिंग को ये प्रिवेंट करता है, सप्रेस करता है, यानी कि एब्सेशन को रोकता है। सो अनदर फंक्शन इज गोइंग टू बी सप्रेशन ऑफ एब्सेशन। ठीक है। एंड थर्डली जो आपका फंक्शन ऑक्सिन परफॉर्म करता है दैट इज गोइंग टू बी प्रमोटिंग फ्लावरिंग इन प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल। तो अगर पाइनएप्पल के प्लांट्स में फ्लावर देरी से आते हैं तो अगर आप ऑक्सिन का उस पर स्प्रे कर दें, राइट, तो ऑक्सिन का एप्लीकेशन ऑन सच प्लांट्स वुड इंड्यूस फ्लावरिंग आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियली फ्लावर लाए जा सकते हैं पाइनएप्पल प्लांट्स में, ओके, एंड दैट इज बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। सो रिमेंबर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है ऑफ द ऑक्सिन। तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, दैट इज इट प्रमोट्स एपाइकल डोमिनेंस। तो बच्चों एपाइकल डोमिनेंस की फिनोमिना को ऑक्सिन प्रमोट करते हैं, बट क्या होती है ये एपाइकल डोमिनेंस, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों नाम से आपको कुछ इंडिकेशन मिल रहा होगा कि एपाइकल वर्ड रिलेटेड होता है एपेक्स यानी कि टिप से, डोमिनेंस वर्ड का मतलब होता है टू सप्रेस समथिंग, इजंट इट। तो एपेक्स पे कोई चीज ऐसी प्रेजेंट है जो कि नीचे वाली चीजों को सप्रेस कर रही है, मतलब टिप पर कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो नीचे वाली चीजों को सप्रेस करेगा, दैट इज गोइंग टू बी समवॉट रिलेटेड टू एपाइकल डोमिनेंस। इतना आप आइडिया ले सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बताऊं प्लांट, तो ये प्लांट का शूट एक्सिस है। अब शूट एक्सिस पे आप जानते हैं दिस इज गोइंग टू बी द टिप, जो कि है द शूट टिप। अब शूट टिप पर आपको जानते हैं प्रेजेंट होती है एक बड, जैसे हम कहते हैं शूट एपाइकल बड और सिंपली द एपिकल बड। तो दिस इज द एपाइकल बड, जिसे हम टर्मिनल बड भी बुलाते हैं बिकॉज ये टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होती है, इजंट इट, या एपिकल बड भी कहते हैं। और कुछ बड्स आपको शूट के साइड्स में देखने को मिलती हैं इन द एक्सिल्स ऑफ द लीफ, है ना। तो कुछ ऐसी बड्स भी देखिए, तो अगर ये स्टेम की एक्सिस है, यहाँ पर ये एक लीफ है, तो स्टेम की एक्सिस और लीफ के बीच में आपको एक बड देखने को मिलेगी जो कि स्टेम के साइड में प्रेजेंट है। सिंस इनकी पोजीशन साइड वाइज है इन टर्म्स टू द स्टेम एक्सिस वी कॉल देम लेटरल बड्स। ठीक है, तो ये बड्स हो गई द लेटरल, ओके। तो ये जो लेटरल बड्स हैं इनको हम बेसिकली एक्सिलरी बड भी बुलाते हैं बिकॉज स्टेम और लीफ के बीच में बनने वाली स्पेस को हम एक्सिल कहते हैं, और वहां पर अगर बड प्रेजेंट है तो वी इवन कॉल इट एज एक्सिलरी बड। ये सब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ओके। एंड इसीलिए एपाइकल बड को हम टर्मिनल बड भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये शूट के एकदम टिप पर प्रेजेंट होती है, टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होती है, राइट। सो जब जब ये एपाइकल बड प्रेजेंट होगी, ओके, तो ये हमेशा लेटरल बड के स्प्राउटिंग को सप्रेस कर देती है, ओके। तो देखो इस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए, एपाइकल बड की प्रेजेंस लेटरल बड्स की स्प्राउटिंग को सप्रेस कर देती है, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं एपाइकल डोमिनेंस, बिकॉज एपाइकल बड जो है वो डोमिनेट कर रही है ओवर द स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बड्स। इसी को हम सिंपली कहेंगे एपाइकल डोमिनेंस, राइट। तो आप जानते हैं एपाइकल बड क्योंकि शूट एपेक्स को डिनोट कर रहा है, तो शूट एपेक्स वही साइट ही तो है जहां पर ऑक्सिन फॉर्म होता था। तो ऑक्सिन जब फॉर्म होगा इन दीज एपाइकल बड, वो नीचे की तरफ डिफ्यूज होगा। जब वो डिफ्यूज होके कहां पहुंचेगा, टुवर्ड्स दीज लेटरल बड्स, तो वो इनको जर्मिनेट करने से, स्प्राउट करने से सप्रेस कर देगा या रोक देगा, ओके। और इसी सप्रेशन को हम एपाइकल डोमिनेंस कहते हैं, ओके। तो अगर मुझे इस लेटरल बड की जर्मिनेशन करवानी है, स्प्राउटिंग करवानी है, तो आई विल हैव टू रिमूव दिस एपाइकल बड, तभी ये लेटरल बड्स जो हैं वो स्प्राउट कर पाएंगे,
ओके, सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एपाइकल बड अगर जर्मिनेट करती है तो वो कंटिन्यूसली स्टेम के एक्सिस को इलोंगेट करती जाती है, मतलब स्टेम की लेंथ को कंटिन्यूसली ग्रो करवाती जाती है अपवर्ड्स। बट अगर ये जो लेटरल बड्स हैं इनकी ग्रोथ होती है, इनकी एक तरह से स्प्राउटिंग होती है, तो दे फॉर्म द लेटरल ब्रांचेस। ओके, तो जब जब एपाइकल बड एक्टिव रहेगी तब तब आपको ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलेगी विद इन दी प्लांट। ओके, और जैसे ही आप एपाइकल बड को रिमूव कर देते हैं तो आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है इन द प्लांट। फाइन, ओके, सो यही एक इसका एक एप्लीकेशन भी आप नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे टी प्लांटेशन में या जब आप हेज का फॉर्मेशन करते हैं तो हमेशा आप देखते हैं जो गार्डनर्स होते हैं वो टिप को रिमूव कर देते हैं ऑफ द प्लांट, ताकि टिप अगर रिमूव होगी दैट मीन्स ये एपाइकल बड एलिमिनेट हो जाएगी, एंड दैट इज वाई जो लेटरल बड्स हैं उनको चांस मिलेगा टू स्प्राउट एंड फॉर्म द लेटरल ब्रांचेस टू फॉर्म द हेज। ओके, सो द फिनोमिना ऑफ एपाइकल डोमिनेंस ऑक्सिन्स की वजह से हो पाती है। फाइन, then we have the next function of auxin, that is it induces parthenocarpy। तो पार्थिनोकार्पी क्या है बच्चों? पार्थिनोकार्पी बेसिकली कार्पी वर्ड आ रहा है तो फ्रूट से रिलेटेड होगा, है ना, कार्पल वर्ड, है ना, बिकॉज अब आप इस चीज को याद रखिए कि कार्पल वर्ड जो है वो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, दी फ्लावर, जो कि अपॉन मैच्योरेशन फॉर्म करती है फ्रूट, दैट इज ओवरी, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपके फ्रूट का मैच्योरेशन होगा या फ्रूट का फॉर्मेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बिना अगर फ्रूट फॉर्म होगा तो उसमें सीड फॉर्म नहीं होंगे, इट इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। तो ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है इन प्लांट्स लाइक टमेटोज। तो अगर आपको सीडलेस टमेटोज खाने हैं सो आप ऑक्सिन का एप्लीकेशन कर सकते हैं, बिकॉज वो इंड्यूस कर देता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इवन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन वुड रिजल्ट इनटू सीडलेस प्लांट्स, ओके, और सीडलेस फ्रूट्स, और बेस्ट एग्जांपल वुड बी टमेटोज। तो अगर आपको ऐसे टमेटोज खाने हैं देन यू कैन गो फॉर ऑक्सिन एप्लीकेशन। ओके, देन वी हैव द लास्ट फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन, दैट इज कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन। तो ऑक्सिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट कंट्रोल्स द डिफरेंशिएशन ऑफ the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइलम। तो जाइलम जो है आप जानते हैं ये एक परमानेंट टिश्यू है। तो परमानेंट टिश्यू कब बनता है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट कर जाए। तो उसकी डिफरेंशिएशन की फिनोमिना को कंट्रोल करने वाला हार्मोन वुड बी ऑक्सिन। So remember these functions. So these were all the functions of auxins. I hope you got them all clear. तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सिन्स। तो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन में जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑक्सिन का, दैट इज इट एक्ट्स एज अ हर्बिसाइड। ये हर्बिसाइड की तरह एक्ट करता है, दैट मीन्स इट इज यूज्ड टू रिमूव और किल जो हार्मफुल हर्ब्स होते हैं ना, और द वीड्स, उनको रिमूव करने के लिए इसको हम यूज कर लेते हैं। तो इट इज यूज टू किल डाइकॉट वीड्स विदाउट अफेक्टिंग द मोनोकॉट प्लांट्स। तो लेट्स सपोज आपको मोनोकॉट प्लांट की प्लांटेशन हो रही है एक फील्ड में, फॉर एग्जांपल यू आर ग्रोइंग सीरियल्स, ओके, तो सीरियल्स आर मोनोकॉट्स, राइट। तो मोनोकॉट्स की इस फील्ड में मान लीजिए कुछ डाइकॉट प्लांट्स जो हैं वो एज अ वीड ग्रो कर रहे हैं, एंड आई होप यू नो वीड्स क्या होते हैं। वीड्स कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि आपकी क्रॉप फील्ड में ग्रो करते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप, और ये जो प्लांट्स होते हैं ना ये बहुत विगरस होते हैं इन द ग्रोथ। जब ये अपनी ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रिएंट्स को भी कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे होंगे फ्रॉम द सॉइल, और जब ये इतनी स्पीड से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल सो दे डिप्लीट द न्यूट्रिएंट्स की स्कैर्सिटी कॉज कर देते हैं इनसाइड द सॉइल। इस वजह से आपकी जो क्रॉप है जिसको कि आप ग्रो कर रहे थे उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम यील्ड। इस वजह से आपकी जो फसल है या खेती है वो एक तरह से खराब हो जाती है। ओके, सो फॉर दैट पर्पस आप ऑक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए सिंस ये वीडिसाइड की तरह इस्तेमाल किया जाता है इट इज यूज्ड टू क्रिएट वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स। ठीक है, तो कौन से फॉर्म में हम ऑक्सिन को इस्तेमाल कर सकते हैं? हम स्प्रे कर सकते हैं ऑक्सिन का टू एक्ट एज अ वीडिसाइड, तो दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या फिर 2,4,5-T, दैट इज 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो बच्चों ये जो दो फॉर्म्स है ना दे आर गोइंग टू बी यूज्ड, बट लेट मी टेल यू ये जो 2,4,5-T है दैट इज 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका इस्तेमाल एज अ वीडिसाइड अब बंद कर दिया गया बिकॉज इट वाज फाउंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसीलिए नाउ वी यूज 2,4,5-T as a major herbicide for the removal or elimination of dicot weed from the monocot fields. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की ओर, which are called जिब्रेलिन्स। ओके, तो बच्चों जिब्रेलिन्स जो हैं दे आर अनदर
ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, एनहांस कर देते हैं, राइट। एंड जिबरेलिन्स होते हैं वीकली एसिडिक इन नेचर। अब ये वीकली एसिडिक होने की वजह से ही इनको हम जिब्रेलिक एसिड्स बुलाते हैं। तो देख रहे हैं आप इनके स्ट्रक्चर में आपको एक कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को मिल रहा है जो कि इनको इनका एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज व्हाई जिब्रेलिन्स आर आल्सो डिनोटेड एज जिब्रेलिक एसिड्स। और ये जो हार्मोन है ना प्लांट्स के अंदर, इट इज फेमस फॉर इलोंगेटिंग द इंटरनोड्स। तो आप जानते हैं ना इंटरनोड्स क्या होते हैं? ये होते हैं ना नोड्स वाले रीजन जहां से कोई शूट या फिर ब्रांच जो है वो अराइज करती है। तो नोड्स के बीच का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एन इंटरनोड। तो ये इंटरनोड को देखिए कैसे इलोंगेट कर देते हैं, और इंटरनोडल इलोंगेशन की वजह से आपकी स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। सो दे आर नोन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। ओके, तो ये इनका फेमस फंक्शन है दैट यू शुड नो। अब बात करते हैं कि कहां देखने को मिलेंगे आपको। तो जिब्रेलिन्स आर फाउंड इन फंजाई एज वेल एज इन हायर प्लांट्स, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो अभी तक मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड्स जो हैं अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ओके, सो इतने सारे जिब्रेलिक एसिड्स को हम याद कैसे करेंगे, उनको नेम कैसे करेंगे? सो उनको डिनोट करने के लिए हम सिंपली GA1, GA2, GA3 इस तरीके से उनको नाम देते हैं। GA स्टैंड्स फॉर जिब्रेलिक एसिड, और ये जो नंबर दिए जाते हैं इट इज गिवन इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। फाइन, ओके। अगर इतने सारे जिब्रेलिक एसिड्स हैं तो भाई उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? सो जिब्रेलिक एसिड नंबर 3 इज द मोस्ट स्टडीड फॉर्म। ओके, तो याद रखिएगा जिब्रेलिक एसिड 3 जो है इट इज वन ऑफ द फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था, एंड सबसे ज्यादा इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म ऑफ जिब्रेलिक एसिड है ये। सो GA3 इज इंपॉर्टेंट। फाइन, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है जितने भी जिब्रेलिक एसिड्स हैं दे आर एसिडिक, वीकली एसिडिक, बिकॉज दे पोसेस दिस कार्बोक्सिल ग्रुप दैट प्रोवाइड्स देम द एसिडिक नेचर। अब बात की जाए कि ये प्लांट्स के अंदर आपको कहां पर अबंडेंटली देखने को मिलेंगे। सो देयर साइट ऑफ अकरेंस वुड बी आइदर द रूट टिप्स, रूट टिप्स में आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, एंड साथ ही साथ आपको इमेच्योर सीड के यंग एम्ब्रायो में भी ये देखने को मिलते हैं। सो दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट अबंडेंटली इन दीज टू साइट्स, राइट। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स। तो बच्चों जिब्रेलिन्स को उनका नाम मिलता है फ्रॉम अ फंगस, और इस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ओके, तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक ऐसी फंगस है जो कि एक राइस की सीडलिंग के अंदर डिजीज कॉज करती है, और इस डिजीज को सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था इन जापान। ओके, तो इस फंगस की इन्फेक्शन से होने वाली इस डिजीज को वहां के जापानीज लोकल पीपल बुलाते थे बैकने डिजीज। तो बैकने बेसिकली एक जापानीज वर्ड है जिसका कि लिटरल इंग्लिश मीनिंग है समथिंग विच इज फूलिश। ओके, तो इस डिजीज में देखे जाने वाले सिम्टम्स जो देखने को मिलते थे ना इन द राइस सीडलिंग्स वर कंसिडर्ड फूलिश बाय द लोकल पीपल। ओके, तो लेट अस ट्राई टू गेट कि क्या सिम्टम्स देखने को मिलते थे आखिरकार इस पर्टिकुलर डिजीज से इन्फेक्टेड प्लांट्स में। तो जब राइस फील्ड्स को देखा गया ऑफ द जापान ड्यूरिंग द टाइम जब इस फंगस की डिस्कवरी हुई थी, तब देखा गया वहां पर आपको दो टाइप की सीडलिंग्स देखने को मिलती थी। एक नॉर्मल सीडलिंग जो कि आपको यहाँ पर राइट साइड में देखने को मिल रही है इन दिस फिगर, और जो अबनॉर्मल सीडलिंग थी वो आपको यहाँ इस लेफ्ट फिगर में देखने को मिल रही है। तो आप देखेंगे ये जो लेफ्ट वाला सीडलिंग है ना, ये पहली चीज तो एक्सेसिवली टॉल है, दूसरी चीज इसमें येलोइंग देखने को मिल रही है। तो पहला बिहेवियर जो फूलिश था फॉर द सीडलिंग्स वुड बी कि वो एक्सेसिवली टॉल हो रहे थे, राइट, और वो येलोइंग शो कर रहे थे, जिस वजह से अगर वो येलोइंग शो कर रहे थे दैट मीन्स उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने वाली है। एंड साथ ही साथ अगर ये एक्सेसिवली टॉल हो जाते थे तो व्हाट यूज्ड टू हैपन, जब इनमें फ्लावरिंग का टाइम आता था तो इनके इन्फ्लोरेसेंस के वेट की वजह से देखिए ये ऐसे नीचे की तरफ झुक जाते थे, बेंड कर जाते थे। तो इस बिहेवियर को ही वहां के लोकल पीपल बुलाते थे बैकने और द फूलिश बिहेवियर, एंड दैट इज व्हाई इस डिजीज को बुलाते थे द बैकने डिजीज। फाइन, तो लेटर ऑन एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ई कुरोसावा, इन्होंने 1926 में ये रिपोर्ट किया कि अगर इस फंगस के फंगस को आइसोलेट करके एक्सट्रैक्ट करके और इसके स्टेराइल फिल्ट्रेट्स को हम राइस सीडलिंग्स में इन्फेक्ट करवाएं या ट्रीट करवाएं तो आपको डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो लेटर ऑन इन्हीं सब्सटेंसेस या फिर एक्टिव सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया एज जिब्रेलिक एसिड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि कैसे जिब्रेलिन्स क्या रोल परफॉर्म करते हैं विद इन दी प्लांट्स बॉडी। तो सबसे पहले तो इसका पहला ही फंक्शन है दैट इट प्रमोट्स इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एक्सेस। ये तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया ही है पहली स्लाइड में कि ये बेसिकली इंटरनोडल इलोंगेशन करके आपकी स्टेम की एक्सेस को या प्लांट की एक्सेस को
इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सो इसका हम बेस्ट एप्लीकेशन देख सकते हैं अगर हमें ग्रेप्स के साइज को बढ़ाना है। ओके, तो कई बार आपने देखा है ना, कुछ आपके पास अंगूर आते हैं जो बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, तो एक्चुअली वो इसीलिए होते हैं बिकॉज उन पर्टिकुलर ग्रेप्स की जो एक्सेस होती है ना, दैट इज नॉट वेरी बिग इनफ। तो वो छोटी छोटी एक्सेस होने की वजह से उन ग्रेप्स को बहुत पास ऐसे ग्रो करना पड़ता है और उनके पास स्पेस कम होती है। तो कम स्पेस होने की वजह से ग्रेप्स अपना साइज ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम ऐसे ग्रेप्स को के ऊपर अप्लाई करें जिब्रेलिन्स को, तो व्हाट विल हैपन, उनकी जो लेंथ है एक्सिस की वो इंक्रीज कर जाएगी। ओके, और इन एक्सिस पे जब आपके ये अंगूर लगेंगे सो दे विल हैव इनफ स्पेस, और इनफ स्पेस होगी तो ये अंगूर अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर पाएंगे। सो टू गेट गुड साइज ग्रेप्स आप जिब्रेलिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जी फॉर जिब्रेलिन्स एंड जी फॉर ग्रेप्स, आप याद रख सकते हैं इनका रिलेशन। ठीक है, देन वी हैव द सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन जो जिब्रेलिन्स परफॉर्म करते हैं विद इन द प्लांट बॉडी इज इट डिलेज सेनेसेंस। सो ये डिले कर देते हैं सेनेसेंस को विद इन द प्लांट। सेनेसेंस क्या होता है बच्चों? सेनेसेंस एक टर्म है जो कि डिनोट करता है द प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो एजिंग की प्रोसेस होती है ना, उसको इंडिकेट करता है दिस वर्ड सेनेसेंस, यानी कि बढ़ापा आना। तो बेसिकली जिब्रेलिन्स सेनेसेंस को एक तरह से डिले कर देते हैं। ओके, तो डिले करके क्या करेंगे, ये किसी भी ग्रीन पार्ट को बहुत लंबे समय तक ग्रीन रहने में मदद करते हैं। फाइन, ओके। एंड लास्टली जो फंक्शन आपको देखने को मिलता है इन द जिब्रेलिन्स, दैट इज इट कंट्रोल्स फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, आप अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए, वो प्लांट्स जिनको की लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए होती है फॉर देम टू फ्लावर। तो फ्लावरिंग करने के लिए जिनको लंबा समय चाहिए लाइट का, दोज आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट्स, और उनमें ये फ्लावरिंग कॉज करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग डे प्लांट का एक वीट है, तो वीट में फ्लावरिंग करवाने का काम अगेन जिब्रेलिन कॉज करवाता है। आइए देखते हैं कुछ और फंक्शंस को। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है जिब्रेलिन का, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि आपको हमेशा याद रखना है, दैट जिब्रेलिन ब्रेक्स द सीड डॉर्मेंसी एंड वो प्रमोट करता है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। तो बेसिकली सॉइल में पड़े हुए एक सोए हुए सीड को ये जगाने का काम करता है और उसको प्रमोट करता है कि वो जर्मिनेट करके एक नया प्लांटलेट फॉर्म करे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिब्रेलिन का। सो आप याद रखिएगा, जी फॉर जिब्रेलिन एंड जी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड को प्रमोट करता है ये पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन, right? Then we move on to the next function of gibberellins, that is it promotes a process called bolting. Okay, तो bolting बेसिकली एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें सिंपली इंटरनोड का इलॉन्गेशन देखने को मिलता है। और आप कहते हैं इंटरनोड इलॉन्गेशन तो भाई जिब्रेलिन नॉर्मली ही शो करता है, तो इसको बोल्टिंग क्यों कहा गया? तो बोल्टिंग इंटरनोडल इलॉन्गेशन को तब कहा जाता है जब कुछ ऐसे प्लांट्स उसको शो करें जो कि पोजेस करते हैं एक रोजेट हैबिट को। तो रोजेट हैबिट क्या होती है भाई? ऐसे प्लांट्स में देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल रोजेट हैबिट का एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ मेंशन्ड है, दैट इज कैबेज। ठीक है, तो कैबेज को अगर आप कट करते हैं तो आप देखेंगे उसकी जो स्टेम होती है दैट इज वेरी रिड्यूस्ड। तो एक रिड्यूस्ड स्टेम पे आपको जो इनकी लीव्स देखने को मिलेंगी, दे आर गोइंग टू बी इन व्हर्ल्स लाइक दिस। ओके, तो ऐसी पर्टिकुलर हैबिट को शो करने वाले प्लांट्स आर नोन टू शो द रोजेट हैबिट। तो यहां आपको क्या देखने को मिलता है? दीज आर द वर्ल्ड लीव्स एंड दीज आर योर, दिस इज योर रिड्यूस्ड स्टेम। तो इस रिड्यूस्ड स्टेम में ये इंटरनोडल इलॉन्गेशन कॉज करवाता है, इसकी इंटरनोड्स को बढ़ाएगा जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। तो याद रखना, बोल्टिंग की जो प्रोसेस है वो हमेशा होती है जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। ओके, तो देखिए यहां पर ये जो कैबेज है इसमें इंटरनोडल इलॉन्गेशन यानी कि बोल्टिंग हो रही है जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। तो देखिए यहाँ पर आपकी इनफ्लोरेसेंस फॉर्म हो भी गई है ना, और देखिए कैसे ये इंटरनोड्स जो हैं वो इलॉन्गेट कर गए, जिस वजह से स्टेम की एक्सेस इंक्रीज की, और ये जो लीव्स यहाँ पर इतनी क्लोजली पैक्ड थी, दे हैव बिकम स्लाइटली सेपरेटेड नाउ। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बोल्टिंग, और ये आपको देखने को मिलती है उन प्लांट्स में जो कि रोजेट हैबिट शो करते हैं। तो वन एग्जाम्पल ऑफ रोजेट हैबिट वॉज ऑब्वियसली कैबेज, और दो एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो कैबेज ही हो गया, दूसरा जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है दैट इज गोइंग टू बी कैरेट, और तीसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है दैट इज ऑफ शुगर बीट।
So all these three are the example जो कि show करते हैं Rosser habit को, and they show bolting by the activity of this plant growth regulator called gibberellin. Okay? तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ जिब्रेलिन्स। तो बच्चों जिब्रेलिन्स जो होता है ना, दे कैन बी यूटिलाइज्ड इन अवर डेली लाइफ टू डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंक्रीज द शुगर केन क्रॉप यील्ड। कितना? टू अबाउट 20 टन्स पर एकड़, राइट। तो शुगर केन की कल्टीवेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कैसे? देख ही रहा है आपको, 20 टन्स पर एकड़ तक की आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, ओके, यील्ड बना सकते हैं। तो भाई हम जानते हैं ना, शुगर केन को हम कल्टीवेट ही क्यों करते हैं? फॉर इट्स शुगर कंटेंट ना। तो शुगर कंटेंट कहाँ प्रेजेंट होता है शुगर केन के अंदर? इन इट्स स्टेम। तो अगर मैं शुगर केन की स्टेम्स को ट्रीट कर देता हूँ विद जिब्रेलिक एसिड, तो क्या होगा? आप जानते हैं जिब्रेलिक एसिड इज नोन टू कॉज स्टेम इलॉन्गेशन। वो स्टेम को इलॉन्गेट कर देगा, लंबा कर देगा। तो गन्ने की अगर लेंथ, स्टेम की जो लेंथ है वो लंबी हो जाएगी, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वहाँ पर शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा शुगर कंटेंट है तो आप ऑब्वियसली उससे ज़्यादा कमर्शियल बेनिफिट्स जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं, अपना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं उनको बेच के। तो इस तरीके से आप क्रॉप यील्ड ऑफ शुगर केन को इंक्रीज कर सकते हैं। Isn't it? सेकेंड फंक्शन है टू इम्प्रूव द फ्रूट शेप। तो फ्रूट के शेप को भी एनहांस करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था पिछली स्लाइड में, जहां पर हमने देखा था कि कैसे वो लेंथ ऑफ एन एक्सिस को इंक्रीज करके आपके ग्रेप्स के जो साइज हैं उनको एनहांस कर देता है। Isn't it? एंड सेकेंडली एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कि कैसे वो फ्रूट के शेप को एनहांस करता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एप्पल। यू नो वेरी वेल, जो एप्पल होता है दैट इज अ फॉल्स फ्रूट। ये तो आप सभी जानते हैं ना, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है। क्यों भाई ये फॉल्स फ्रूट क्यों है? द रीजन इज क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं होता है। इसका एडिबल पार्ट इज नॉट एन ओवरी, ओके। इसका एडिबल पार्ट होता है फ्लावर का थैलेमस, ओके। एंड मैंने आपको वहाँ मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जो फ्लावर होता है ना, वो एक मॉडिफाइड शूट है, और शूट पे जो थैलेमस वाला पोर्शन है दैट इज अगेन अ शूट जिसके वेरियस नोड्स पे अलग अलग फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट है, राइट। तो इसका मतलब थैलेमस जो है वो बेसिकली एक स्टेम है ना। और आप जानते हैं जिब्रेलिन्स कॉज क्या करता है? स्टेम इलॉन्गेशन। तो इसका मतलब वो क्या करेगा? अगर मैं इस पर्टिकुलर छोटे से फ्रूट यानी कि एप्पल को, जो कि बहुत छोटा सा साइज में है, राउंड है, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, अगर मैं इस पर्टिकुलर एप्पल को ट्रीट कर देता हूं विद जिब्रेलिक एसिड, तो वो क्या करेगा? इसके स्टेम की साइज को एक तरह से इंक्रीज करेगा, जिस वजह से इस फ्रूट का जो शेप है वो एनहांस हो जाएगा। तो इस तरीके से जिब्रेलिन्स के एप्लीकेशन से आप फ्रूट के शेप को भी एनहांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी इट्स सेकेंड एप्लीकेशन। थर्डली, ये हेसन कर देता है मैच्योरिटी इन कॉनिफर्स। तो कॉनिफर्स जानते हैं ना आप, ऐसे प्लांट जो कि उनका जो हैबिट होता है वो ऐसा कोन जैसा होता है। फॉर एग्जांपल आपने पाइनस पढ़ा हुआ है जिम्नोस्पर्म्स का, राइट। तो दोज आर कोनिफर्स। तो आपने देख रहे हैं इन कोनिफर्स में ये बेसिकली मैच्योरिटी को प्रमोट करता है, बहुत जल्दी ले आता है, ओके। तो इट हेसन्स मैच्योरिटी इन कोनिफर्स एंड प्रमोट्स अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो अगर आपको एक कोनिफर प्लांट को जुवेनाइल स्टेज से मैच्योरिटी पे ले आना है, तो जुवेनाइल स्टेज जानते हैं ना आप, दैट इज दी इमेच्योर स्टेज। तो जुवेनाइल स्टेज से अगर आपको मैच्योरिटी लानी है तो आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए जिब्रेलिक एसिड्स का, ओके। तो जिब्रेलिक एसिड्स जल्दी से कोनिफर्स में जुवेनाइल स्टेज से मैच्योर स्टेज में उनको कन्वर्ट करवा देगा, और जब वो मैच्योर स्टेज में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनमें सीड्स भी जल्दी बनेंगे। तो अर्ली सीड प्रोडक्शन भी ये प्रमोट कर देता है इन कॉनिफर्स। सो आई होप आपको कॉनिफर्स में इनका क्या एप्लीकेशन है वो भी समझ आया होगा। एंड लास्टली, इनको इस्तेमाल किया जाता है टू इंक्रीज द माल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। तो बच्चों, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में जिब्रेलिन्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बियर, है ना। तो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में जो बियर बनती है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बार्ले, है ना। तो बार्ले ग्रेन से बियर का फॉर्मेशन होता है। तो लेट मी राइट दैट डाउन। तो बियर प्रोडक्शन occurs from barley seeds, है ना। और barley seeds में भी किससे? with the help of maltose, okay। तो बेसिकली जो barley seeds हैं उनमें maltose का प्रोडक्शन बढ़ा देता है कौन? जिब्रेलिन्स और जिब्रेलिक एसिड। तो इस maltose के इंक्रीज्ड प्रोडक्शन को इन द बार्ले सीड्स ही हम कहते हैं माल्टिंग। तो माल्टिंग का मतलब कुछ और नहीं है, इट जस्ट मीन्स टू इंक्रीज द
प्रोडक्शन ऑफ माल्टोज, ताकि आप मैक्सिमम बियर प्रोड्यूस कर सकें। ओके, तो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में भी अगेन इसका ये एप्लीकेशन है। सो आई होप ऑल दीज एप्लीकेशंस ऑफ जिबरेलिन्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की ओर, विच आर कॉल्ड दी साइटोकाइनेंस। ओके, तो साइटोकाइनेंस होते हैं बच्चों कुछ ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिनका कि नाम ही आपको इनका काम बता रहा है। साइटोकाइनेंस का रोल होने वाला है स्पेशली ऑन साइटोकाइनेसिस, मतलब द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनेसिस कहाँ देखने को मिलती है बच्चों? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इजंट इट और नॉट? तो सेल डिवीजन पे आपको साइटोकाइनेंस का एक डायरेक्ट रोल देखने को मिलता है। सो अगर बात की जाए इनके नेचुरल साइट ऑफ प्रोडक्शन की, प्लांट के अंदर ये नेचुरली आपको किन साइट्स में प्रोड्यूस होते हुए नजर आते हैं? सो दोज आर गोइंग टू बी द साइट्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। जहां पर एक्टिवली सेल डिवाइड कर रहे हैं ना, उन्हीं रीजन्स में आपको मैक्सिमम साइटोकाइनेंस फॉर्म होते हुए नजर आते हैं, बिकॉज दे आर नोन टू कॉज सेल डिवीजन। ठीक है, ओके। और कौन कौन सी हैं वो साइट जहां पर एक्टिवली सेल डिवाइड करते हैं? तो आप जानते हैं जितने भी मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका रूट एपेक्स पर प्रेजेंट जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, वहाँ एक्टिव डिवीजन होती है, राइट। डेवलपिंग शूट बड्स, ओके, तो शूट बड्स आपको कहाँ फॉर्म होती हुई नजर आती हैं? एट द शूट एपेक्स, वहाँ पर भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलता है जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो यंग फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होती हैं और एम्ब्रायोज होते हैं, उनमें भी सेल डिवीजन होती ही रहती है, इसीलिए वहाँ पर साइटोकाइनेंस का फॉर्मेशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। सो आई होप यू गॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट और द इंट्रोडक्शन टू साइटोकाइनेंस। आइए अब हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो बच्चों, साइटोकाइनेंस की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है दो साइंटिस्ट को जिनका नाम था स्कूग एंड मिलर। तो बच्चों आइए देखते हैं इन दोनों ही साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बिगिन करते हैं विद स्कूग। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन है सर स्कूग। तो देखते हैं उनका क्या एक्सपेरिमेंट था। तो स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स वर वर्किंग ऑन द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको प्लांट। तो टोबैको प्लांट की इंटरनोड के एक छोटे से सेगमेंट पे दे वर वर्किंग ड्यूरिंग देयर टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो टिश्यू कल्चर आई होप आप जानते हैं ना, एक ऐसी टेक्निक जहां पर हम एक छोटे से प्लांट पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर लेते हैं, ओके, इनसाइड द लेबोरेटरी। सो उसी को हम टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं, जिसको कि आगे हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। सो दे वर वर्किंग ऑन द प्लांट कॉल्ड टोबैको, जिसका कि साइंटिफिक नेम यू शुड नो वेरी वेल, दैट इज निकोशियाना टोबैकम। ओके, तो निकोशियाना टोबैकम का उन्होंने इंटरनोडल सेगमेंट लिया और इसको टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज किया टू जनरेट अ न्यू प्लांट। तो देखिए उन्होंने क्या देखा। तो ये मान लीजिए मेरा पहला टेस्ट ट्यूब है, जहां पर आप देख रहे हैं ना कि इस इनिशियल एक्स प्लांट को प्लेस किया गया है। अब एक्स प्लांट क्या होता है? एक्स प्लांट वो वही पार्ट है ऑफ द प्लांट जिसको कि हम यूज करेंगे टू जनरेट द होल न्यू प्लांट। तो यहां पर जो एक्स प्लांट हमने यूज किया था दैट वाज द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ द टोबैको। तो याद रखिएगा, मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं, दैट इज योर इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको प्लांट। ठीक है, तो दिस इज माय एक्स प्लांट और इसको प्लेस किया जाता है ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम जो कि प्रेजेंट होता है इन दी अगार। ओके, तो अगार आई होप आप जानते हैं जेलेटिनस जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें कि न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होते हैं, राइट। तो आप देखते हैं जब भी टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है ना, तो जब भी हम किसी एक्स प्लांट को प्लेस करते हैं न्यूट्रिएंट कल्चर पे, तो वो कुछ समय बाद एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फॉर्म कर लेता है। तो जैसे सपोज अगर ये आपका एक्स प्लांट है जो कि यहाँ पर मेंशन है, आफ्टर सम टाइम जब इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो ये फॉर्म कर लेगा एक मास ऑफ सेल्स। ओके, सो दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस। और ये मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, मतलब ये जो सेल्स हैं ये केवल एक्टिवली डिवाइडिंग है, ये कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन अभी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल यहां पर कहलाता है द कैलस। तो जब स्कूग अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि इस एक्स प्लांट से कैलस तभी बन सकता है जब न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिन्स के साथ साथ एक एक्टिव इंग्रेडिएंट भी प्रेजेंट हो। ओके, तो मतलब उनका कहना यह था ये कंडीशन जहां पर एक्स प्लांट कन्वर्ट हो रहा है इनटू कैलस वो तभी पॉसिबल है जब यहां पर इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिन के साथ साथ एक एक्टिव इंग्रेडिएंट भी प्रेजेंट हो, जिसको मैं यहां पर एक्स मान दे रहा हूं।
ओके तो X इज माई एक्टिव इंग्रेडिएंट, और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट इन 4 चीजों में से कुछ भी हो सकता था। कौन कौन से हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स? सबसे पहला है कोकोनट मिल्क, ओके। सेकेंडली या तो आप यीस्ट एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्डली या फिर आप एक्सट्रैक्ट्स ऑफ दी वैस्कुलर टिश्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चौथा आप डीएनए को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑक्सिन के साथ साथ ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इट हैज टू बी प्रेजेंट, तभी एक सेल एक एक्सप्लांट प्रोलिफरेट करके कैलस फॉर्म कर सकता है। तो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय स्कूक। आइए देखते हैं कि मिलर ने क्या ऑब्जर्वेशन किया। तो बच्चों 1955 में मिलर अपने कोवर्कर्स के साथ वर्क कर रहे थे एक फिश पर जिसका नाम था हेरिंग फिश। तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर जो फिश मेंशन है दैट इज द हेरिंग फिश। उन्होंने क्या किया, इस फिश के स्पर्म से डीएनए को किया आइसोलेट, ओके तो इस डीएनए को उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था फ्रॉम द स्पर्म ऑफ दिस फिश। तो उन्होंने पाया कि ये जो डीएनए एक्सट्रैक्ट आपको मिलता है फ्रॉम द स्पर्म ऑफ दिस फिश इट हैज द एबिलिटी टू कॉज साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस यानी कि द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कॉज करवा सकता है, और उन्होंने इस डीएनए एक्सट्रैक्ट को नाम दिया काइनेटिन, ओके तो काइनेटिन वाज अ नेम गिवन बाय मिलर। और याद रखिएगा काइनेटिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द हेरिंग फिश स्पर्म, ठीक है। तो लेटर ऑन आफ्टर सेवरल इयर्स ये पता चला कि जिस एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में स्कूक ने बात करी थी इन द प्रीवियस स्लाइड एंड जिस काइनेटिन को मिलर ने आइसोलेट किया था दे वर फाउंड टू बी केमिकली सिमिलर, एंड बोथ ऑफ दीज सब्सटेंसेस वर नथिंग एल्स बट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस जिसे हम बुलाते हैं एडेनिन। तो हमने नाइट्रोजनस बेसेस पढ़े हुए ना, तो उन नाइट्रोजनस बेसेस में से एडेनिन नाम का जो प्यूरिन है उसका ये मॉडिफाइड फॉर्म है जो सब्सटेंसेस स्कूक और मिलर ने एक तरह से इंडिपेंडेंटली आइसोलेट किए थे। फाइन, ओके और यहाँ पर जो काइनेटिन है ना इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज रिटन एज 6-फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन, ठीक है। तो 6-फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन इज नथिंग एल्स बट काइनेटिन, एंड सिंस काइनेटिन जो है वो कॉज कर सकता है सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस, इसीलिए लेटर ऑन इसका नाम बदल के साइटोकाइनेंस रख दिया गया। ओके सो आई होप नाउ यू गॉट द एंटायर डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनेंस। तो बच्चों आपको एक और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन याद रखना होगा व्हेन इट कम्स टू द डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनेंस, एंड द साइंटिस्ट वाज लीथम। तो लीथम ने इन द ईयर 1963 केमिकली आइडेंटिफाई किया था पहला नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेन जिसका की सोर्स एक प्लांट था, ओके एंड दैट वाज फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम द कॉर्न कर्नल। ओके तो कॉर्न के कर्नल से इसको सबसे पहली बार आइसोलेट किया था, और कॉर्न का साइंटिफिक नेम आप जानते हैं दैट इज जिया मेज। ओके तो जिया से सिंस ये पहली बार आइसोलेट हुआ था दैट इज व्हाई इट वाज नेम्ड जियाटिन। ओके और लेटर ऑन इसको इवन डिस्कवर किया गया था इन द कोकोनट मिल्क इटसेल्फ। ओके तो कोकोनट मिल्क में भी ये मिलता है, एंड इट इज ऑल्सो सीन टू अकर इन द कॉर्न कर्नल्स। ओके सो आई होप नाउ द एंटायर डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनेंस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वेरियस फंक्शंस या फिजियोलॉजिकल रोल्स जो साइटोकाइनेंस परफॉर्म करते हैं इनसाइड द प्लांट बॉडी। तो सबसे पहला जो रोल है साइटोकाइनेंस का दैट्स अ वेरी जनरल वन जो आप सभी जानते हैं, दैट इज इट्स प्रमोट्स सेल डिवीजन। तो बच्चों साइटोकाइनेंस नाम है इनका ना, ऑब्वियसली साइटोकाइनेसिस करवाते हैं जो होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और तो और ये पाए भी उन सेल्स में जाते हैं जो कि एक्टिवली डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रमोटिंग सेल डिवीजन। सो दैट्स फॉर वेरी श्योर कि आप सभी को पता होगा कि साइटोकाइनेन सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे। सेकेंड फंक्शन देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर, दैट इज इट प्रमोट्स सेल डिफरेंशिएशन इन दी कैलस। तो टिश्यू कल्चर के टाइम पे याद है कैलस का फॉर्मेशन होता था, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। तो वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल से मुझे प्लांटलेट फॉर्म करना है टिश्यू कल्चर में, तो फॉर दैट पर्पज मुझे उसका रूट सिस्टम बनाना होगा प्लांटलेट का, या फिर शूट सिस्टम बनाना होगा। तो रूट सिस्टम या शूट सिस्टम को बनाने के लिए आई नीड टू डेवलप देम ना, तो उसको बनाने के लिए जो साइटोकाइनेंस है वो वर्क करते हैं, और दे वर्क अलॉन्ग विथ ऑक्सिन्स। ओके तो याद रखिएगा साइटोकाइनेंस का जो रोल होता है ड्यूरिंग कैलस डिफरेंशिएशन वुड बी अलॉन्ग विथ ऑक्सिन्स। तो इस बात को मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं दैट साइटोकाइनेंस वर्क complementary to auxins. This is an important point for you to remember. तो
कैलस के डिफरेंशिएशन के टाइम पे बेसिकली साइटोकाइनेंस के कॉन्सेंट्रेशन का और ऑक्सिन्स के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो डिसाइड करता है कि क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर। तो लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम पे अपना एक्स प्लांट प्लेस कर दिया है। सो अगर इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो, उनके कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो अगर इक्वल है, तब फॉर्म होता है कैलस। ठीक है, तो कैलस का फॉर्मेशन कब प्रमोट होता है? जब ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन और साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, राइट? इस बात को आप याद रखिएगा। और मान लीजिए अब ये कैलस फॉर्म हो गया, इस कैलस से मुझे रूट सिस्टम फॉर्म करना है। तो रूट फॉर्मेशन के लिए आपकी कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा हार्मोन होता था जैसे हम बुलाते थे रूट इनिशिएटिंग हार्मोन, दैट वाज ऑक्सिन ना। तो इसका मतलब अगर मैं अब अपने न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर कर दूं देन साइटोकाइनिन, तो इसका मतलब रूट्स का फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाएगा इन द कैलस। ठीक है, ठीक है। नाउ अगर मुझे शूट फॉर्म करना है, तो शूट फॉर्म करने के लिए मुझे साइटोकाइनिन के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो बढ़ा देना होगा। तो साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो फॉर्मेशन या डिफरेंशिएशन होता है ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांटलेट। सो आई होप नाउ द रोल ऑफ साइटोकाइनिन्स इन दीज टू पर्टिकुलर कैटेगरीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ साइटोकाइनेंस, दैट इज इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग एपाइकल डोमिनेंस। तो भाई एपाइकल डोमिनेंस की जो फिनोमिना है उसको ओवरकम करने के लिए साइटोकाइनेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एपाइकल डोमिनेंस को कॉज कौन करता था? अनदर प्लांट हार्मोन जिसका नाम था ऑक्सिन्स, है ना। तो ऑक्सिन्स इस एपाइकल डोमिनेंस की फिनोमिना के टाइम पर क्या करते थे? दे यूज्ड टू सप्रेस द स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बड्स। तो ये सप्रेस क्या करते थे? So they used to suppress lateral buds, है ना। तो जो अपाइकल बड यहां प्रेजेंट होती थी वो इन लेटरल बड्स को स्प्राउट नहीं करने देती थी, है ना। बट जो साइटोकाइनेंस हैं वो सप्रेस करते हैं अपाइकल बड की ग्रोथ को। ओके, तो साइटोकाइनेंस दे सप्रेस अपाइकल बड, जो कि आपके सामने यहां पर मेंशन्ड है। ओके, तो अगर वो इसको सप्रेस कर देंगे तो ऑब्वियसली ये जो बड्स हैं ये स्प्राउट कर जाएंगी टू फॉर्म द वेरियस ब्रांचेस। तो टू ओवरकम एपाइकल डोमिनेंस व्हिच हार्मोन विल बी यूज्ड? दैट इज गोइंग टू बी योर साइटोकाइनिन। तो देखिए यहां पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एंटागोनिस्टिकली, मतलब ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए दो हार्मोन के जो फंक्शनिंग है वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड भी हो सकती है या फिर एक दूसरे से अपोजिट भी हो सकती है। अगर वेल कोऑर्डिनेटेड है टुगेदर तो दैट इज गोइंग टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन, और अगर वो बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दैट एक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एंटागोनिस्टिक, राइट? Okay, then we move on to the next function of cytokinin, that it delays senescence in leaves. तो senescence को ये delay कर देता है leaves के अंदर by nutrient mobilization. Okay, so they delay senescence in leaves. तो leaves में अगर nutrient का mobilization बढ़ जाएगा तो उसको भरपूर खाना मिलता रहेगा और डेफिनेटली वो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए ग्रीन मेंटेन रह सकती है। तो बेसिकली ये बुढ़ापे को एक तरह से डिले कर देती है फॉर द लीव्स, एंड दैट इज व्हाई हम साइटोकाइनेंस को एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसीलिए वी इवन कॉल साइटोकाइनेंस एज एंटी एजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन को। द नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय साइटोकाइनेंस इज दैट दे हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स। तो लीव्स, नई लीव्स बनाने के लिए और उन लीव्स के अंदर नए क्लोरोप्लास्ट बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइटोकाइनेंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन बढ़ा के लीव्स को लंबे समय तक हरा मेंटेन रख रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पर नई पत्तियों को बढ़ा भी रहे हैं। तो इस तरीके से वो प्लांट की ग्रोथ करवा रहे हैं।
राइट? तो आई होप नाउ यू गॉट द एंटायर फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनेंस वेरी वेल। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसका नाम है इथाइलिन, जो कि गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और इसकी कुछ एक्टिविटीज प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट भी करती हैं। दैट मीन्स कुछ हद तक ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, बट मेजॉरिटी ऑफ एक्सटेंट तक ये एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर माना जाता है, क्योंकि ये प्लांट की एक्टिविटीज को एक तरह से डिक्लाइन कर देता है या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। सो मेजरली इट इज कैटेगराइज एज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इस बात को आप याद रखिएगा, बट some of its activities are growth promoting also. फाइन, ओके। बात की जाए इनकी साइटोसिंथेसिस की, या फिर ये मेजरली अबंडेंटली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे विद इन अ प्लांट्स बॉडी, तो आपको इथाइलिन मेजरली उन टिश्यूज में देखने को मिलता है जो कि अंडरगो कर रहे होते हैं सेनेसेंस। तो टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस आर द मेजर साइट जहां पर इथाइलिन प्रेजेंट होगा, और जो राइपनिंग की प्रोसेस होती है ना, वो एक तरह से सेनेसेंस ही होता है। ओके, तो राइपनिंग फ्रूट्स में भी आपको सेनेसेंस होती हुई नजर आती है, एंड दैट इज वाई वहां इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन वुड बी सीन इन हायर अमाउंट। ओके, देन बात की जाए इसके रोल की, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन दी एग्रीकल्चर, और जो मेजर सोर्स ऑफ इथाइलिन है इन एग्रीकल्चर वुड बी अ केमिकल नोन एज एथेफोन। तो एथेफोन नाम का ये जो केमिकल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू गेट मोर ऑफ इथाइलिन इन दी एग्रीकल्चर। और बेसिकली इथाइलिन जो है वो कैसे ऐसे रिलीज होता है, तो एथेफोन का जो एक्वा सोल्यूशन है, जब उसको प्लांट्स पे स्प्रे किया जाता है तो प्लांट्स उसको रेडिली अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको अपने अंदर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं टू द वेरियस पार्ट्स। ओके, तो जिन जिन पार्ट्स में ये पहुंच जाता है वहां पर ये धीरे धीरे डिग्रेड होता रहता है, और धीरे धीरे जब ये डिकम्पोज या डिग्रेड होता रहता है, ये इथाइलिन गैस को रिलीज करता रहता है और उन टिश्यूज की करता रहता है एजिंग, राइट? तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन। तो बच्चों, इथाइलिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो डिस्कवरी का क्रेडिट है, इट गोज टू द साइंटिस्ट H.H. Cousins इन द ईयर 1910, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम कुछ अनराइपेंड बनानास को प्लेस कर देते हैं विथ राइपेंड ऑरेंजेस, तो वो अनराइपेंड बनानास राइपेंड हो जाते हैं। दैट मीन्स उन्होंने देखा कि अगर एक बास्केट में हमने एक बास्केट फुल ऑफ राइपेंड ऑरेंजेस यानी कि पके हुए ऑरेंजेस के साथ हमने कुछ कच्चे केलों को प्लेस कर दिया, तो थोड़ी देर बाद या कुछ समय के बाद वो जो केले हैं वो पक जाते हैं लाइक दिस। तो इनका ये मानना था, ही कंफर्म्ड, कि ये जो राइपेंड ऑरेंजेस है ना, दीज राइपेंड ऑरेंजेस आर रिलीजिंग सम वोलेटाइल सब्सटेंस। ओके, तो इनका मानना था कि ये जो राइपेंड ऑरेंजेस हैं, दे रिलीज अ वोलेटाइल सब्सटेंस जो कि हेसन कर देते हैं द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग। तो हेसन का वर्ड का मतलब आप जानते होंगे ना, दैट मीन्स टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ समथिंग। तो कुछ ऐसी चीज रिलीज होती है फ्रॉम दीज ऑरेंजेस जो कि इन केलों को जल्दी पकने में हेल्प करती है। एंड टुडे वी नो वो वोलेटाइल सब्सटेंस कुछ और नहीं बट द गैस इथाइलिन ही है। ओके, एंड दिस इथाइलिन गैस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर the ripening of fruits. So this was all about the discovery of ethylene. तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द वेरियस फंक्शंस जो इथाइलिन परफॉर्म करता है इन द प्लांट्स बॉडी। सो जो पहला फंक्शन इथाइलिन परफॉर्म करता है वुड बी रिलेटेड टू इट्स प्रेजेंस। तो आप जानते हैं ना, इथाइलिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है इन दी सेनेसेंट टिश्यूज। मैंने बोला था ना, ये हमेशा आपको उन टिश्यूज में ज्यादा देखने को मिलेगा जो कि एजिंग अंडरगो कर रहे हैं, है ना। तो उन टिश्यूज में अगर ये ज्यादा प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो एक्टिविटी यानी कि एजिंग की प्रोसेस को सबसे ज्यादा इथाइलिन ही प्रमोट करता है। तो दे प्रमोट सेनेसेंस, बुढ़ापा जल्दी लाता है प्लांट के पार्ट्स का या ऑर्गन्स का, और अगर प्लांट के पार्ट्स जल्दी बूढ़े हो जाएंगे या फिर ऑर्गन जो है वो जल्दी एज कर जाएंगे, सो दे विल फॉल ऑफ अर्ली। ओके, और वो जब झड़ जाएंगे तो दैट मीन्स दैट प्रोसेस of falling off is referred to as abscission. So they promote senescence and abscission of the plant organs. और कौन कौन से plant organs में ये senescence और abscission करवाता है? That is especially going to be leaves and flowers. Okay, तो ये senescence और abscission की phenomena को promote करता है। And majorly जो examples आपकी NCERT में mentioned है वो आपको जरूर याद रखने हैं। So senescence and abscission को ये promote करता है in plants like walnut, cherry and cotton. So these three examples need to be learned very well. So walnut, cherry and cotton में आपको ये प्रमोट करता हुआ नजर आता है the process of senescence and abscission which is quite prominently visible. Fine. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन, that it promotes ripening of climacteric fruits by accelerating respiratory climactic. ओके, सो ये फ्रूट की राइपनिंग करवाता है, ये तो मैंने आपको बताया था, बट
डू यू नो इथाइलिन सारे फ्रूट्स की राइपनिंग नहीं करवाता है। कुछ ही कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स, उनकी राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इथाइलिन। ओके तो क्या होते हैं ये क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जो राइपनिंग की जो प्रोसेस होती है ना, ये जो राइपनिंग की प्रोसेस है, इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस इटसेल्फ। ओके तो सेनेसेंस की प्रोसेस जब फ्रूट के अंदर होने लगती है ड्यू टू इंक्रीज रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। ओके तो जब भी क्या होगा, फ्रूट के अंदर इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो उन सेल्स में आपकी रेस्पिरेशन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब सेल्स एक्टिवली रेस्पायर करेंगे सो दे विल एज सून, तो उनमें जो सेनेसेंस की प्रोसेस होने लगती है ड्यू टू फास्टर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, इट इज नोन एज राइपनिंग। ओके तो जो फ्रूट्स इथाइलिन के हायर कॉन्सेंट्रेशन को अपने अंदर मेंटेन करके अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ा लेते हैं, दे आर कॉल्ड क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। ओके तो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स अपने अंदर रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक को बढ़ाते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइलिन, एंड दे लीड टू द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। फाइन, तो कौन कौन से हैं वो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स जिनमें आपको ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी? सो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर इस फिगर के फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले वी हैव मैंगो विच इज अ क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, देन वी हैव एप्पल, देन बनानास, and lastly we have tomatoes. Remember, tomato is a fruit, okay? It is not a vegetable, क्योंकि ये ओवरी से डेवलप होता है। So I hope these two functions of ethylene are very clear. तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ फंक्शन ऑफ इथाइलिन विच इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू इथाइलिन इटसेल्फ, और कोई अदर प्लांट हार्मोन इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता है, और इस फंक्शन को हम स्पेसिफाई करते हैं एज ट्रिपल रिस्पॉन्स, जो कि इथाइलिन कॉज करवाता है इन दी डाइकॉट सीडलिंग्स। तो क्या होता है ये ट्रिपल रिस्पॉन्स जो कि डाइकॉट सीडलिंग्स शो करते हैं जब उनको एक्सपोज किया जाता है विद इथाइलिन? नाम ही बता रहा है, ट्रिपल रिस्पॉन्स मींस यहाँ पर 3 सिम्टम्स होंगे जो कि कैरेक्टराइज करते होंगे इस रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सीडलिंग की ग्रोथ को हैम्पर करता है इथाइलिन। ओके, बिकॉज यू नो इट इज मेजरली अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, इजंट इट? तो मान लेते हैं यहाँ पर वेरियस स्टेजेस में हमने इथाइलिन के कॉन्सेंट्रेशन को प्रोवाइड किया है टू द डाइकॉट सीडलिंग। तो जैसे जैसे हम यहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप? पहली स्टेज में आप देख रहे हैं, पहले अपना इन्फ्रेंस जो आप जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिगर इज कि जो आपकी स्टेम की लेंथ थी, यहाँ पर देखिए इन द फर्स्ट फिगर ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइलिन वो कम हो गई है। दैट मीन्स ये इनहिबिट कर रहा है स्टेम की इलोंगेशन को, राइट? और सेकेंडली आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये जो स्टेम का एक्सेस था वो यहाँ पर पतला था, और यहाँ आते आते देखिए कैसे सोलन कर गया है, इजंट इट? तो यहाँ पर सबसे पहला जो सिम्टम है ऑफ ट्रिपल रिस्पॉन्स इज कि वो इनहिबिट कर देता है स्टेम के इलोंगेशन को, और साथ ही साथ जो एक्सेस है ऑफ दिस पर्टिकुलर सीडलिंग उसको कर देता है सोलन। तो इस तरीके से वो सूज जाता है। ठीक है, देन सेकेंडली वो कॉज करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। तो देखिए सीडलिंग सीधे ना खड़ा रह के इस तरीके से बेंड कर गया है, देखिए, तो इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है? हॉरिजॉन्टल हो रही है, ना कि वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग को ये प्रमोट करता है। एंड थर्डली ये फॉर्म करता है एपिकल हुक। तो एपिकल हुक का फॉर्मेशन देखिए, यहां पर आपकी सीडलिंग सीधी थी और यहां पर आते आते देखिए कैसे हुक्ड हो गई है, अंदर की तरफ ऐसे बेंड कर रही है। तो इस हुक का फॉर्मेशन एट द एपेक्स इज प्रमोटेड बाय इथाइलिन। ओके, सो ऑल दीज 3 features are going to be characterized by the response called the ट्रिपल रिस्पॉन्स, जो कि सिर्फ इथाइलिन ही परफॉर्म कर पाता है। और एक ऐसा टेस्ट जो एक स्पेसिफिक केमिकल ही परफॉर्म कर पाए वुड बी कॉल्ड द बायोएसे, जैसा कि हमने अवीना कर्वेचर के केस में देखा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ऑक्सिन्स। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स इज कंसिडर्ड एज अ बायोएसे फॉर इथाइलिन। ठीक है, जो कि सिर्फ इथाइलिन ही शो कर सकता है। ठीक है, ओके, देन वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट function, that is it promotes root growth and root hair formation। तो एक सीडलिंग में ये रूट की ग्रोथ करवाता है और रूट हेयर फॉर्मेशन करवाता है, ताकि जितनी ज़्यादा रूट की ग्रोथ हो सके, जितना ज़्यादा रूट हेयर फॉर्मेशन हो सके, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा फॉर मोर एंड मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये इसकी एक ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है। इसीलिए मैंने कहा ये जो हार्मोन है इट इज़ नॉट ओनली अ ग्रोथ इनहिबिटर, इट इज ऑल्सो ग्रोथ प्रमोटर टू सम एक्सटेंट। तो ये एक्टिविटी इसकी ग्रोथ प्रमोटिंग है। आइए देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी को। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ इथाइलिन, दैट इज इट ब्रेक्स
सीड एंड बड डॉर्मेंसी। तो बच्चों ये सोई हुई सीड्स और बड्स को जगाता है टू जर्मिनेट, ओके, उनको कहता है कि वो जर्मिनेट करके नए प्लांटलेट्स फॉर्म करे। सो अगेन ये एक ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है इथाइलिन की। तो दैट इज व्हाई इथाइलिन इज नॉट ओनली अ ग्रोथ inhibitor, it is also a growth promoter। और इसी फंक्शन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा दैट इट इनिशिएट्स जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स। तो मूंगफली के सीड्स को ये जर्मिनेट करने में, इनिशिएट करवाने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो पोटैटो ट्यूबर्स में प्रेजेंट बड्स होती हैं उनकी स्प्राउटिंग को भी ये इनिशिएट करवाता है। तो पोटैटो ट्यूबर्स में जो बड्स होती हैं उनकी जर्मिनेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वुड बी द इथाइलिन। ठीक है, ओके। लास्टली जो हमारा फंक्शन इस स्लाइड में मेंशन है दैट इज इट प्रमोट्स रैपिड इंटरनोडल एंड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। तो कुछ गहरे पानी में जो राइस प्लांट्स कल्टीवेट किए जाते हैं उनमें ये इंटरनोड और पेटियोल का इलोंगेशन कराता है। तो इंटरनोडल इलोंगेशन से क्या होगा, शूट जो है वो इलोंगेट करेगा, और पेटियोल इलोंगेशन से लीफ इलोंगेट कर जाएगी। इससे क्या इंश्योर होगा, इस लंबी स्टेम और लीफ से ये इंश्योर होगा कि जो राइस सीडलिंग है या राइस प्लांट है उनके जो अपर लीव्स और जो शूट है दैट शुड रिमेन अबव द वाटर लेवल। तो पानी के ऊपर उनको मेंटेन रखना होगा ना फॉर वेरियस एक्टिविटी, एंड फॉर दैट पर्पस ये एक्टिविटी को इंश्योर करता है इंटरनोडल एंड पेटियोल इलोंगेशन कॉज्ड बाय इथाइलिन। सो आई होप जितनी भी हमने फंक्शन अभी तक डील किए हैं रिगार्डिंग इथाइलिन आपको क्लियर हुए होंगे। आइए देखते हैं कुछ और सेट ऑफ फंक्शंस को जो इथाइलिन परफॉर्म करते हैं। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ इथाइलिन दैट इज इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स एंड मैंगोस। तो बच्चों मैंगोज एंड पाइनएप्पल्स में अगर आपको फ्लावरिंग इंड्यूस करानी है आर्टिफिशियली देन यू कैन गो फॉर इथाइलिन, राइट। एंड पाइनएप्पल्स के केस में आई हैड टोल्ड यू देयर वाज वन मोर हार्मोन जो कि अगर ट्रीट किया जाए टू द पाइनएप्पल्स देन इट विल रिजल्ट इनटू द फ्लावरिंग। कौन सा था वो हार्मोन, यू रिमेंबर, दैट वॉज ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स भी पाइनएप्पल्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाते थे, यू रिमेंबर। और अगर मान लीजिए कि पाइनएप्पल प्लांट है जो कि फ्लावरिंग में डिले कर रहा है, तो अगर मैं ऐसे पाइनएप्पल प्लांट को एक्सपोज कर दूं टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सिन्स एज वेल एज इथाइलिन जो कि दोनों के दोनों फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाते हैं, तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिजल्ट इनटू द आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। ओके, तो जल्दी फ्लावर्स बन जाएंगे बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दीज टू hormones, that is ethylene and auxins। ठीक है, the next function of ethylene is that it synchronizes the fruit set। तो फ्रूट की मैच्योरेशन को सिंक्रोनाइज कर देता है, मतलब सारे के सारे फ्रूट्स एक साथ मैच्योर होंगे, और ये किया जाता है मोस्टली फॉर पाइनएप्पल्स। ठीक है, तो ये फ्रूट सेट की फिनोमिना को इंश्योर करता है इन केस ऑफ पाइनएप्पल्स। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ इथाइलिन इज कि ये इंक्रीज कर देता है यील्ड ऑफ कोकम्बर। तो अगर आपको कोकम्बर की यील्ड बढ़ानी है तो आप इथाइलिन का एप्लीकेशन कीजिए। वाई, बिकॉज ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, तो कोकरबिट्स के केस में या कोकम्बर्स के केस में अगर आपको ज़्यादा कोकम्बर चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर प्लांट को एक्सपोज कीजिए या ट्रीट कीजिए विद इथाइलिन। तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर हार्मोन प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ मोर फीमेल फ्लावर्स। तो जितने ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स बनेंगे उतनी ओवरीज होंगी, जितनी ओवरीज होंगी उतने फ्रूट्स बनेंगे, इजंट इट। तो उतने ज़्यादा कोकम्बर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टू इंक्रीज द crop yield of cucumbers you can go for ethylene। So I hope now the functions of ethylene are very well clear to all of you। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की ओर which is called the abscisic acid, जिसको हम ABA शॉर्टली भी लिखते हैं। तो बच्चों ये एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनहिबिट करता है प्लांट की ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को। और ये एसिड इसलिए है बिकॉज इस पर्टिकुलर हार्मोन के स्ट्रक्चर में आपको एक एसिडिक ग्रुप देखने को मिलेगा। ओके, तो ये एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज एब्सिसिक एसिड। और नाम ही बता रहा है कि ये एब्सिशन कॉज करवाता है। तो एब्सिशन आप जानते हैं ना, द फॉलिंग ऑफ द एजेड प्लांट पार्ट्स। तो जो भी प्लांट के पार्ट्स एजेड हो चुके हैं दैट मीन्स दे हैव बिकम ओल्ड, तो उनका सेनेसेंस हो चुका है, अब नाउ दे आर रेडी टू फॉल ऑफ, वो झड़ने के लिए रेडी हैं। तो वो झड़ने की प्रोसेस को ही हम एब्सिशन कहते हैं, और वो एब्सिशन को कॉज करवाता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और ये जो हार्मोन है ना एब्सिसिक एसिड, ये मेजरली तब सिंथेसाइज होता है प्लांट के अंदर जब उसके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस हो, जो कि स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं। तो स्ट्रेस कंडीशन में सिंथेसाइज होने वाले इस हार्मोन को वी इवन कॉल एज स्ट्रेस हार्मोन। ओके,
फाइन। ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट बेस्ड हार्मोन। तो क्यों है भाई ये क्लोरोप्लास्ट बेस्ड हार्मोन? बिकॉज इस हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए वी कॉल दिस हार्मोन एज अ क्लोरोप्लास्ट बेस्ड हार्मोन। और किस पिगमेंट से डिराइव होता है? बिकॉज यू रिमेंबर मैंने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड आपको बताई थी, आई हैड टोल्ड यू द केमिकल नेचर ऑफ द वेरियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट? तो जब एब्सिसिक एसिड की बात आती है तो मैंने उसमें मेंशन किया है दैट इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अ कैरोटिनॉइड पिगमेंट। तो कैरोटिनॉइड पिगमेंट जिसका नाम है वायोलाजैंथिन, उससे ये डिराइव होता है। तो वायोलाजैंथिन पे जब वो एंजाइम जो इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है वो इस पे एक्ट करेगा वायोलाजैंथिन पे, तो वो कन्वर्ट कर देता है वायोलाजैंथिन को इनटू एब्सिसिक एसिड, ठीक है? तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कैरोटिनॉइड पिगमेंट कॉल्ड वायोलाजैंथिन। ओके, एंड जब आप इसके फंक्शंस पढ़ेंगे ना आगे, यू विल रियलाइज मोस्ट ऑफ इट्स फंक्शंस आर just opposite to the gibberellic acid, okay, and that is why its functions are considered antagonistic to the gibberellic acid, because antagonistic functions का मतलब होता है just the reverse or the opposite functions, right? So I hope the introduction to abscisic acid is clear. तो आइए बच्चों, let us discuss about the discovery of abscisic acid. तो बच्चों बात है about mid 1960s की, लगभग 1964 की, जब 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स अपनी अपनी स्टडीज कर रहे थे और उन्होंने रिपोर्ट किया द प्रेजेंस ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो उनका मानना था कि उन तीनों ने अलग अलग 3 डिफरेंट ग्रोथ इनहिबिटर्स को रिपोर्ट किया है। उन तीनों ने ही उन पर्टिकुलर ग्रोथ इनहिबिटर्स को अलग अलग नाम दिए। किसी ने नाम दिया इनहिबिटर बी, किसी ने नाम दिया एब्सिसिन 2, किसी ने नाम दिया डॉर्मिन, ओके। बट लेटर ऑन पता चला ये तीनों के तीनों जो हैं दे वर केमिकली आइडेंटिकल, और इन सभी को फिर फाइनली एक नाम दिया गया, दैट वाज एब्सिसिक एसिड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड, जिसमें हमारा पहला फंक्शन है कि एब्सिसिक एसिड कॉज करवाता है एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। तो बच्चों नाम ही एब्सिसिक एसिड है, तो ये एब्सिशन यानी कि फॉलिंग ऑफ द एजेड प्लांट पार्ट्स को तो करवाएगा ही ना। तो जो भी लीव्स और फ्रूट जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, एजेड हो चुके हैं, तो उनकी फॉलिंग ऑफ, उनके झड़ने को ये प्रमोट करता है। सो एब्सिशन को ये प्रमोट करेगा। नेक्स्ट फंक्शन वुड बी दैट इट प्रिवेंट्स सीड जर्मिनेशन बाय इंड्यूसिंग सीड डॉर्मेंसी। तो ये पर्टिकुलर हार्मोन सीड की डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, और अगर सीड डॉर्मेंट रहेगी तो वो जर्मिनेट तो करेगी नहीं। इसीलिए सिंस ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस करवाता है, हम एब्सिसिक एसिड को एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज डॉर्मिन, ठीक है? तो ये डॉर्मेंट नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट इज नोन टू इंड्यूस डॉर्मेंसी, ओके। और जब डॉर्मेंसी इंड्यूस कराएगा तो इसका मतलब ये सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट करेगा, तो मतलब ये सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता है। एंड इफ यू कुड कोरिलेट इट विद द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स, तो जिब्रेलिन्स वर नोन टू कॉज जर्मिनेशन, वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते थे, ये इनहिबिट कर रहा है। इसीलिए कहते हैं दैट एब्सिसिक एसिड वर्क्स एंटागोनिस्टिकली टू द जिब्रेलिक एसिड, बिकॉज दोनों ही अपने फंक्शन में जस्ट ऑपोजिट हैं। जिब्रेलिन्स जो हैं वो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते थे, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते थे, बट यहाँ आप देख रहे हो एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, जस्ट दी ऑपोजिट, राइट? ओके, बट रिमेंबर सीड की डॉर्मेंसी का आना भी इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज बिकॉज जो डॉर्मेंसी का पीरियड होता है ना, वो बेसिकली एक ऐसा पीरियड होता है जो कि हेल्प करता है एक सीड को टू विथस्टैंड दी आउटवर्ड्स या आउटसाइड एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि अनफेवरेबल होंगी फॉर इट्स ग्रोथ। तो अगर मान लीजिए बाहर की कंडीशंस कुछ अनफेवरेबल हैं, जैसे डेसिकेशन है सॉइल में, पानी नहीं है, तो ऐसे में अगर सीड जर्मिनेट भी कर गया तो सीडलिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से डॉर्मेंसी में अंडरगो करके एक पर्टिकुलर सीड जो है वो अपनी अनफेवरेबल कंडीशन को विथस्टैंड कर जाता है, ठीक है? तो इसीलिए सीड डॉर्मेंसी का आना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एब्सिसिक एसिड। एंड एब्सिसिक एसिड और इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल ये सीड की डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में भी इंपॉर्टेंट अपना एक रोल प्ले करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इट्स फंक्शन, ठीक है? नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इज दैट इट प्रमोट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो जब भी बाहर पानी की कमी होगी, ओके, प्लांट के सराउंडिंग में अगर सॉइल में पानी कम है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, तब एब्सिसिक एसिड जो है वो स्टोमेटा की क्लोजिंग करवा देता है। तो जो स्टोमेटा ओपन थे दे आर गोइंग टू गेट क्लोज्ड, और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या कराएगा भाई?
पानी के लॉस को प्रिवेंट करेगा बाय ट्रांसपायरेशन, राइट। तो हमने इसका रोल पढ़ा हुआ है व्हेन वी वर स्टडिंग द एक्टिव पोटेशियम आयन पंप थ्योरी, व्हेन वी वर स्टडिंग चैप्टर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। तब हमने देखा था कि कैसे एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होना क्या करवाता था, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। तो इट यूज्ड टू डू efflux of potassium ions from the guard cell into the subsidiary cell। तो जब गार्ड सेल से पोटेशियम आयन बाहर चले जाएंगे तो बाहर की कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक। तो साथ ही साथ पीछे पीछे पानी भी बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल हो जाते हैं फ्लैसिड और स्टोमेटा हो जाता है क्लोज। तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करता है abscisic acid। And the final function of abscisic acid is it causes yellowing of the green parts। तो जैसे पत्तियां हुई, स्टेम्स हुई, इनकी ग्रीन पार्ट्स की येलोइंग को प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड। सो आई होप ऑल द फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड आपको समझ आए होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम क्विकली समराइज कर देते हैं द रोल्स ऑफ वेरियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बाय डिवाइडिंग देम इनटू वेरियस कैटेगरीज। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के जो रोल होते हैं ना प्लांट की बॉडी के अंदर, उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉलोइंग टर्म्स। तो पहला टर्म जो आपके सामने मेंशन है दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक, द अदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री, द थर्ड वन इज एंटागोनिस्टिक और द फोर्थ वन वुड बी सिनर्जिस्टिक। आइए समझते हैं इन सारे टर्म्स को और इनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो जो पहला टर्म हमारे सामने मेंशन है दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक। तो इंडिविजुअलिस्टिक रोल का क्या मतलब होता है, एक ऐसा रोल जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर खुद अकेले अपनी दम पर परफॉर्म कर सकता है, ओके। और उसको परफॉर्म करने के लिए उसे किसी अदर प्लांट हार्मोन की कोई जरूरत नहीं है, और ये स्पेसिफिक रोल उस पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन के लिए एक्सक्लूसिव है, यानी कि केवल वही अकेले परफॉर्म कर पाएगा उसको। सो ऐसा रोल हमने कहीं पढ़ा है, याद कीजिए, ऐसा रोल हमने पढ़ा था अबाउट ऑक्सिन। याद है जब हम ऑक्सिन का पढ़ रहे थे बायो एसे, और वो कॉज करवाता है अवीना कर्वेचर। सो अवीना कर्वेचर की जो एक्टिविटी थी, यानी कि ओट की सीडलिंग का जो कोलियोप्टाइल था उसकी बेंडिंग करवाने की एक्टिविटी वाज ओनली परफॉर्म्ड बाय ऑक्सिन। नो अदर प्लांट हार्मोन कैन डू दिस थिंग, राइट। इसीलिए ये जो रोल है ऑफ द ऑक्सिन वुड बी कंसिडर्ड इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। देन हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के एक्टिविटी को या रोल को, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक ऐसा रोल जहां पर दो हार्मोन्स मिलके साथ में टुगेदर दे विल फंक्शन टू कैरी आउट और टू अकम्प्लिश अ टास्क। तो जब दो हार्मोन साथ मिल जाते हैं ना, तो उस एक्टिविटी को कंप्लीटली अकम्प्लिश करते हैं टुगेदर। ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं दो हार्मोन्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस ने दोस्ती का हाथ कब बढ़ाया था, when they were involved in the differentiation of the callus cells, है ना। तो सेल के डिफरेंशिएशन में याद है इनका रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन वाज क्रिटिकल, कि वो डिटरमिन करने में हेल्प करता था कि क्या पहले फॉर्म होगा, द रूट और द शूट। अगर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता था तो रूट फॉर्म होते थे, साइटोकाइनिन का ज़्यादा होता था तो शूट फॉर्म होता था। तो यहाँ पर दोनों हार्मोन्स टुगेदर एक साथ आए हैं टू डिफरेंशिएट द सेल्स ऑफ द कैलस टू फॉर्म द एंटायर प्लांटलेट। तो दिस रोल ऑफ देयर्स वुड बी कंसिडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये साथ में ही फंक्शन कर सकते हैं फॉर दिस एक्टिविटी टू अकर, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट रोल दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक। जहां पर आप देखते हैं एंटागोनिस्टिक वर्ड का मतलब ही होता है जहां पर दो हार्मोन्स इस तरीके से फंक्शन करते हैं सच दैट देयर फंक्शंस आर कंप्लीटली ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट रोल परफॉर्म करने वाले हैं। तो ऐसा हमने रोल देखा था बिटवीन जिब्रेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड। याद है आप सभी को, जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड का ये रोल आपको तब देखने को मिलता है, दैट मीन्स एंटागोनिस्टिक रोल कब देखने को मिलता है, जब बात आती है सीड की डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन की, राइट। तो याद है आप सभी को जिब्रेलिक एसिड क्या करता था, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता था, जर्मिनेशन को प्रमोट करता था। बट एब्सिसिक एसिड जस्ट ऑपोजिट करता है, सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है। सो जस्ट द ऑपोजिट रोल्स ऑफ दीज टू हार्मोन्स वुड रिकमेंड कि ये एक्टिविटी और रोल वुड बी कंसिडर्ड एज एंटागोनिस्टिक, फाइन। एंड द लास्ट वन इज सिनर्जिस्टिक। तो सिनर्जिस्टिक रोल मतलब होता है कि एक हार्मोन की प्रेजेंस
दूसरे हार्मोन की एक्टिविटी को एनहांस कर दे। ओके, तो एक हार्मोन अकेले अपना फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा था, बट अगर दूसरा हार्मोन भी आ जाए तो उस एक्टिविटी को और अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है, राइट। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक। तो एक हार्मोन की प्रेजेंस जब दूसरे की एक्टिविटी को और एनहांस कर दे, दैट रोल इज सिनर्जिस्टिक। तो ऐसा रोल हमने कब देखा था? वी सॉ दिस रोल ऑफ अगर हम माने कि हमें एब्सेशन जल्दी करवाना है, तो एब्सेशन को करवाने वाले दोनों हार्मोन्स वुड बी इनहिबिटर्स, राइट। तो आपको पता है इथाइलिन हो या एब्सिसिक हो, राइट, एब्सिसिक एसिड, दोनों के दोनों हार्मोन जब एक साथ एक्ट करेंगे, सो दे विल लीड टू फास्टर एब्सेशन, वो जल्दी एब्सेशन करवाएंगे। सो अकेला इथाइलिन भी एब्सेशन करवा सकता था, अकेला एब्सिसिक एसिड भी इथाइलिन के साथ ना होकर भी एब्सेशन करवा सकता था, बट जब दोनों साथ मिल जाएंगे तो एब्सेशन और फास्टर हो जाएगी। सो एक की प्रेजेंस दूसरे की एक्टिविटी को और एनहांस कर देती है, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड synergistic effect or the synergistic role. So I hope you got the various roles जो कि परफॉर्म करते हैं various plant growth regulators. तो बच्चों, प्लांट की लाइफ साइकिल में ऐसे बहुत से इवेंट्स हैं जिनको कंट्रोल करते हैं एक से ज्यादा हार्मोन्स। तो कौन कौन से हैं वो लाइफ इवेंट्स और कौन से हार्मोन्स इवेंट्स को प्रमोट करते हैं और इनहिबिट करते हैं, आइए हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला इवेंट है दैट इज बड एंड सीड डॉर्मेंसी। तो बड एंड सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट कौन सा हार्मोन करेगा? सो that is going to be promoted by obviously a plant growth inhibitor named abscisic acid. तो याद रखिएगा, abscisic acid bud और seed dormancy दोनों को प्रमोट करता है, while इसको इनहिबिट कौन करता है? सो बड एंड सीड डॉर्मेंसी को इनहिबिट अगर बात की जाए दोनों ही डॉर्मेंसी को इनहिबिट करने की, तो इथाइलिन इज केपेबल enough to break both bud and seed dormancy. But when it comes only to seed dormancy, तो सिर्फ seed dormancy को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है योर जिब्रेलिन्स। ओके, सो जिब्रेलिन्स अकेला seed dormancy को ब्रेक कर सकता है, while इथाइलिन bud and seed dormancy दोनों को ब्रेक कर सकता है। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट दैट इज एब्सेशन। तो एब्सेशन को यहां पर प्रमोट कौन करता है? अगेन ये भी एक ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी है ना, तो एब्सेशन को ऑब्वियसली एब्सिसिक एसिड ही प्रमोट करेगा। ओके, और साथ ही साथ इथाइलिन भी, आपको पता है इथाइलिन भी हो तो भी एब्सेशन होता है, ठीक है। तो इन दोनों एक्टिविटीज को ये दोनों मिलके बेसिकली एब्सेशन करवाते हैं। बट इनहिबिट कौन करता है एब्सेशन को? तो याद है प्री मैच्योर फॉलिंग को कौन प्रिवेंट करता था? Yes, it was ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन्स जो हैं वो प्री मैच्योर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की फॉलिंग को प्रिवेंट करते हैं, तो इनहिबिटेड बाय ऑक्सिन्स। देन वी हैव सेनेसेंस। तो सेनेसेंस होती है एजिंग। एजिंग की प्रोसेस को बोथ एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन दोनों ही प्रमोट करते हैं, isn't it or not? और इसको प्रिवेंट कौन करेगा? तो डिले करने के लिए सेनेसेंस को कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल थे? वन वाज जिब्रेलिन्स एंड द अदर वन वर कॉल्ड साइटोकाइनेंस। याद है, साइटोकाइनेंस वर कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन जस्ट बिकॉज दे वर एबल टू डिले द सेनेसेंस प्रोसेस। एंड लास्टली वी हैव एपाइकल डोमिनेंस। तो एपाइकल डोमिनेंस क्या होती है बच्चों? आप जानते हैं ना, एपाइकल डोमिनेंस में जो लेटरल बड्स हैं उनका स्प्राउटिंग सप्रेस हो जाता है बाय द एपाइकल बड, तो उसको प्रमोट करता था ऑक्सिन, और उसको प्रिवेंट कौन करता था? दैट वाज डन बाय साइटोकाइनेंस। सो आई होप नाउ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक से ज्यादा हार्मोन मिलके वेरियस लाइफ इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं विद इन द प्लांट्स लाइफ साइकिल। So I hope this entire topic is very clear to all of you. तो बच्चों, this was all for today. I hope आज के सेशन में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए फ्रॉम दिस चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Until then आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।